हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक समाज का बोध। आज इसी क्रम में आपका यहां पर अध्याय चौथा है। यहां पर हम पाश्चात्य समाजशास्त्री और इनका परिचय जानेंगे। तो आज हम इनका जो है पार्ट 1 कवर करेंगे चैप्टर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज के वीडियो में हमारा जो मेन टॉपिक ये रहेगा कि समाजशास्त्र का जो उदय हुआ है वो कैसे हुआ है। खास करके लगातार ये बात तो आप जानते ही हैं, जो आपने समाजशास्त्र का परिचय किताब पढ़ी थी वहां पर भी ये जाना था कि इसका उदय जो हुआ है वेस्टर्न कल्चर में ही हुआ है, यानी पाश्चात्य संस्कृत में ही इसका उदय हुआ है। तो यहाँ पर उस पाश्चात्य संस्कृत में इसका जो उदय हुआ है और वहां पर जो समाजशास्त्री जिन्होंने इसके चिंतन में, इसके विषय को समझने में या विषय को और एक्सप्लेन करने में, यानी विषय का विस्तार करने में मदद की है, उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर समाजशास्त्र को हम कभी कभी क्या करते हैं, क्रांति के युग की एक संतान के रूप में भी देखते हैं। हमारा मानना ये है कि भाई जैसे जैसे क्रांति हुई है वैसे वैसे इसका जन्म हुआ है। हमने ये बात तो पहले ही पढ़ ली है कि इसका जन्म जो हुआ है वो 19वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोप में हुआ है। और आप देखेंगे लगभग 300 वर्ष पहले वहां पर एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुए थे। क्रांतिकारी परिवर्तन वहां पर केवल राजनीतिक रूप में ही नहीं हुए थे, बल्कि आर्थिक रूप में भी हुए थे, ज्ञान के रूप में भी हुए थे। यानी वहां पर जो परिवर्तन हुए हैं वहां पर वो 3 रूपों में हुए हैं। 3 क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, इन्हें आप लिख लेना। तो यहाँ पर 3 क्रांतिकारी परिवर्तन कौन कौन से थे? पहला परिवर्तन तो यहाँ पर क्या है, ज्ञानोदय वाला, यानी ज्ञानोदय का मतलब वैज्ञानिक क्रांति हुई है। लगातार वहां पर अन्वेषण, खोजें, नए नए आविष्कार चल रहे थे, ये बात आपको पता होगी। और कई बार आप लोगों में से क्वेश्चन भी आया है कि सर जो विज्ञान में हम तमाम लोगों के नाम पढ़ते हैं, हमारे यहाँ कोई मतलब क्यों नहीं पाया जाता है? उस समय बात यह है हम लोग लगातार संघर्ष की स्थिति हमारे यहाँ बनी हुई थी, जबकि वहां पर संघर्ष इस तरह का नहीं था जैसा भारत में था। तो तमाम आप जो वैज्ञानिक चिंतन, वैज्ञानिक खोजें देखेंगे तो वेस्टर्न कल्चर में ही ज्यादा देखेंगे। तो यहाँ पर वो ज्ञानोदय या वैज्ञानिक क्रांति है वो भी आई थी। साथ ही साथ जो फ्रांसीसी क्रांति है 1789 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुई है, इसने भी पूरे यूरोप को एक बार में यानी बदलने में सबसे बड़ा योगदान निभाया है। फ्रांसीसी क्रांति में जो स्वतंत्रता, बंधुत्व और समानता के जो भाव निकले हैं, समानता का जो विचार निकला है, वो कहीं ना कहीं पूरे विश्व भर में फैला है। तो सबसे बड़ा जो रीजन है यहाँ पर राजनीतिक पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन का वो यहाँ फ्रांसीसी क्रांति से देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर औद्योगिक क्रांति का भी उदय हुआ है। तो इन 3 क्रांतियों ने एक नए समाज की रचना की है और ऐसे करके यहाँ पर समाजशास्त्र का उदय हुआ है। और यूरोप, आपने ये तो जानते ही होंगे हम लोग कि यूरोप के ही अधीन दुनिया भर के ज़्यादातर देश उपनिवेश थे। तो ब्रिटेन के अधीन थे, फ्रांस के अधीन थे। तो खास करके इन विचारों का असर उन उपनिवेशी देशों पर भी हुआ है जहाँ जहाँ पर यूरोप ने अपना कब्जा जमा रखा था। तो ऐसे करके हम यहाँ पर देखेंगे कि धीरे धीरे करके यहाँ पर पूरी दुनिया में इनके विचार फैल गए हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पर मुख्य समाजशास्त्रियों में यहाँ पर 3 के विचार यहाँ पर मुख्य हैं और इन पर मैंने प्रकाश डाला है। कौन कौन से हैं? कार्ल मार्क्स, एमिल दुर्खाइम और मैक्स वेबर। हम तीनों की यहाँ पर चर्चा करेंगे और खास करके इन तीनों जो समाजशास्त्री विचारकों को यहाँ पर इनको शास्त्रीय परंपरा के धारक के नाते इन्होंने जो है इस विषय की नींव रखी है। यानी इन्होंने जो क्लासिकल थ्योरी है इसके आधार पर इस विषय की नींव रखी है। हालांकि इनके सिद्धांतों की, इनके मतों की, इनके विचारों की जमकर आलोचना हुई है। ऐसा नहीं है इनके विचारों की आलोचना नहीं हुई है, आलोचना हुई है। लेकिन वर्तमान समय में समय के साथ साथ इनके विचारों में, इनके सिद्धांतों में संशोधन किए गए हैं और वर्तमान में एक अवधारणा जो इनके विचारों को आधार बनाकर नई अवधारणा भी प्रस्तुत की गई हैं। तो यहाँ पर उन सारी बातों को हम यहाँ पर देखेंगे। बात करते हैं यहाँ पर, अगली हेडिंग है आपकी समाजशास्त्र का संदर्भ। देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें आज नोट करने लायक भी हैं, तो आप लोग ध्यान देना और उन्हें नोट कर लेना। की पॉइंट्स जो हैं वहाँ पर उन्हें नोट कर लेना। मुझे याद रहेगा तो मैं यहाँ पर पॉइंट लिख दूंगा, अगर याद नहीं रहता है तो की पॉइंट्स आप लिख लेना। तो समाजशास्त्र का संदर्भ कहाँ से स्टार्ट होता है? तो यहाँ पर आपने देखा कि भाई 3 जो क्रांतिकारी परिवर्तन है उनसे इसका उदय हुआ है। पहला यहाँ पर है ज्ञानोदय या विवेक का युग, यानी एज ऑफ रीजन। तो आपने यहाँ पर ज्ञानोदय या विवेक का युग तो जान लिया, जो क्रांतिकारी, इसके बाद हम जानेंगे क्रांतिकारी परिवर्तन जानेंगे। क्रांतिकारी से मतलब जो राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति में निहित जो राजनीतिक संप्रभुता की खोज है और या फिर अधिक उत्पादन, मास प्रोडक्शन। तो यहाँ से ऐसे करके आप देखेंगे एक नई व्यवस्था का उदय हुआ है जिसे हमने औद्योगिक क्रांति यहाँ पर के रूप में जानते हैं। यानी आप ये सब जो 3 प्रक्रियाएं देख रहे हैं, 3 प्रक्रिया में सबसे पहली प्रक्रिया तो ज्ञानोदय यानी वैज्ञानिक युग, वैज्ञानिक चिंतन स्टार्ट हो गया है। साथ ही साथ फ्रांसीसी क्रांति आई है, तो कहीं ना कहीं इसने एक राजनीतिक क्रांति लाई है। राजनीतिक क्रांति आई है पूरे यूरोप में, स्वतंत्रता, बंधुत्व और समानता के विचार यहाँ पर पनपे हैं और कहीं ना कहीं सभी देशों से यही अपेक्षा की गई है कि अब यहाँ पर संप्रभुता बढ़ाई जाए।
किसी राजा का हस्तक्षेप ज़्यादा ना हो, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार यहाँ पर हर देश में लाए जाएं, इस तरह की बात कही गई है। साथ ही साथ जो समय की मांग थी, उस समय की मांग को पूरा करने के लिए मास प्रोडक्शन भी हुआ है। मास प्रोडक्शन का मतलब क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उपजाऊ। जैसे एक आपने कहावत सुनी होगी, अमेरिकी जो राष्ट्रपति, उन्होंने कहा था गेहूं ही उपजाओ, गेहूं ही हमें जो है जंग जिताएगा। उनका मानना यही था, क्योंकि अमेरिका में बहुत बड़े भाग पर गेहूं होता था, तो उनका मानना यही था कि अमेरिका दुनिया के सभी देशों के अलावा पेट भर रहा है, तो उन्होंने यही बात कही थी कि गेहूं उपजाओ, गेहूं ही हमें जो है जंग जिताएगा। तो इस तरह की बातें भी की जा रही थी, यानी कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो इसकी वजह से यहाँ पर एक नए समाज का उदय हुआ है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। पहली हेडिंग आपकी इसी में है ज्ञानोदय, यानी हम सबसे पहले जो एनलाइटेनमेंट है इसके बारे में हम जानेंगे, यानी जो आपका ज्ञानोदय है, ज्ञानोदय के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। 17वीं शताब्दी या इसके उत्तरार्ध में 18वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोप ने संसार के बारे में सोचने विचारने का एक बिल्कुल नया और एक मौलिक दृष्टिकोण यहाँ पर इसका जन्म हुआ है। और ये जो दृष्टिकोण है खास करके ज्ञानोदय वाला, तो ज्ञानोदय या प्रबोधन इसके नाम से इसे जाना जाता है। यहाँ पर जो इसकी फिलॉसफी डेवलप हुई है, इसमें यहाँ पर एक तरफ मनुष्य को संपूर्ण ब्रह्मांड के केंद्र के रूप में दिखाया गया है, वहीं दूसरी तरफ इन्होंने बताया है सिद्धांत में कि जो विवेक है, विवेक को मनुष्य की मुख्य विशेषता का दर्जा दिया है। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, इस भाव का कहने का मतलब क्या है, यानी ज्ञानोदय की जो संकल्पना उपजी है, वहां पर मनुष्य को जो है ब्रह्मांड में केंद्र बिंदु के रूप में दिखाया है कि भाई संपूर्ण ब्रह्मांड में मनुष्य सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्राणी है। दूसरी बात यह है क्यों है इंपॉर्टेंट, उसका रीजन इन्होंने दिया है, क्योंकि उसके पास सोचने विचारने की क्षमता है, यानी जिसे हम विवेक कहते हैं। उसके पास सोचने विचारने तर्क करने की क्षमता है, तो इसलिए वो ज़्यादा विशिष्ट है। तो यहाँ पर इसलिए इस विचार के आधार पर ज्ञानोदय वाली अवधारणा यहाँ पर निकल कर आई है। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर अगली बात बताई गई है कि अब जो एकल मानव था, एकल मानव अब क्या है, एक व्यक्ति बन गया है, यानी एक ऐसी हस्ती जो एक साथ ज्ञान का उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है। यानी अब केवल व्यक्ति केवल क्या है, केवल उपभोक्ता ही नहीं है, अब वो उत्पादन भी कर रहा है, नए विचारों की परिणति भी हो रही है उसके अंदर। यानी कि जानवर क्या है, जानवर क्या उपभोक्ता ही तो है, केवल जानवर केवल उपभोक्ता है, जानवर कोई उत्पादक थोड़ी ना है कि कुछ उत्पादन कर रहे हैं, नहीं। यहाँ पर मानव जो है अब व्यक्ति बन गया, व्यक्ति के इंडिविजुअल बनने की वजह से क्या हुआ है कि वो यहाँ पर ज्ञान का उपभोग भी कर रहा है और साथ साथ उसका उत्पादन भी कर रहा है। यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ पर व्यक्ति को ज्ञान का पात्र की उपाधि दी गई है कि वास्तव में जो व्यक्ति है वो ज्ञान से भरा हुआ है। ज्ञान यहाँ पर क्या है, ज्ञान से यहाँ पर भरा हुआ है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, जो ज्ञानोदय वाला युग है, ज्ञानोदय वाले युग में सभी को ज्ञान का पात्र नहीं बताया है, सभी मनुष्यों को ज्ञान का पात्र नहीं बताया गया है। यहाँ पर यह भी सच है कि भाई केवल उन्हीं व्यक्तियों को पूर्ण रूप से मनुष्य माना गया है जो विवेकपूर्ण ढंग से सोच विचार सकते थे। यानी इस संकल्पना में, ज्ञानोदय वाली संकल्पना में सभी को मनुष्य नहीं माना गया है, केवल उन्हीं को माना गया है जो अच्छे से सोच विचार कर सकते थे, तर्क दे सकते थे, अपनी बात को रख सकते थे। खास करके जो बर्बर समाज के लोग थे या फिर जो आदि मानव टाइप थे, उन्हें यहाँ पर इसमें शामिल नहीं किया गया है। ज्ञानोदय वाले यानी विवेकवान वाले या ज्ञान के पात्र वाले विचार में उन्हें जगह नहीं मिली है। खास करके आप समझ सकते हैं आदिवासी समुदाय वगैरह हुए या फिर जो आदिमानव टाइप लोग हैं। आदिमानव का मतलब जानते होंगे, जो जिनकी केवल क्या होता है कि अपनी भूख मिटाना है, हमें इससे ज़्यादा हमें कुछ लेना देना नहीं है। तो इन्हें यहाँ पर विवेकपूर्ण यानी कि ज्ञान के पात्र में इन्हें यहाँ पर नहीं रखा गया है। यानी जो इस काबिल नहीं समझे गए उन्हें मानव का दर्जा नहीं दिया गया, बल्कि उन्हें आदि मानव या बर्बर मानव यहाँ पर कहा गया है। तो ये जो विश्लेषण बनाया गया है, आप जो स्तरीकरण देखेंगे यहाँ पर, आप समाज में विभेद देखेंगे, ये सच में मानव समाज के द्वारा, यानी मानव समाज में मनुष्य द्वारा बनाया गया इस तरह का विभेद है। यानी आप जो संकल्पना यहाँ पर जो गढ़ी गई है, जो विचार यहाँ पर दिए गए हैं, ये ऊपर से कोई परमात्मा नहीं आए हैं, ये मनुष्यों ने ही बनाए हैं कि भाई जो तर्क कर लेगा वो मनुष्य माना जाएगा, तर्क नहीं कर पाएगा वो यहाँ पर एकदम जंगली माना जाएगा। तो इस तरह के विचार कोई किसी और ने नहीं दिए, बल्कि मानव समाज में मनुष्यों द्वारा ही इस तरह के विचार, इस तरह की युक्तियाँ यहाँ पर दी गई हैं। यहाँ पर जो युक्ति संगत यहाँ पर बताया गया है कि युक्ति संगत को मानव जगत की पारिभाषिक विशिष्टता का यहाँ पर स्थान दिया गया है। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, युक्ति संगत का मतलब क्या है, लॉजिकल होने के लिए। यानी कि एक शब्द आता है लॉजिक, कि इसमें लॉजिक नहीं है। कई बात आपने सुना होगा कि इसमें लॉजिक नहीं है। लॉजिक का मतलब होता है तर्क करना, विचार करना, विमर्श करना। लॉजिक जैसे आस्था की अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर आस्था का भी जिक्र आया है। अगर हम आस्था की बात करें तो आस्था में लॉजिक नहीं होता है। आस्था में क्या है, आपके जो आपके विचार हैं, आपका जो विश्वास है, सॉरी विचार बोल रहा हूँ, विश्वास है कि आपका किसी के प्रति विश्वास है, यानी पत्थर में भगवान है तो है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। यानी कि इसमें कोई वो लॉजिक नहीं ढूंढते हैं, केवल अपनी आस्था, अपना विश्वास, उन प्रतीकों में अपना विश्वास देखते हैं।
जबकि यहाँ पर जो ज्ञानोदय वाला समाज था ये बार बार ये कह रहा था कि आप लॉजिक ढूंढो, युक्ति संगत बनो, और युक्ति संगत को मानव जगत की जो है पारिभाषिक विशिष्टता का स्थान दिया गया है। यानी इसके लिए जो प्रकृति है, धर्म संप्रदाय है, देवी देवताओं के महत्व को कम करना अनिवार्य था। यानी कि अगर आपको लॉजिकल बनना है तो ऑब्वियस सी बात है आप प्रकृति और धर्म संप्रदाय की सोच है, जो देवी देवताओं का महत्व है, इनको आपको कम करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर हमारा लॉजिक नहीं चलता है। धर्म संप्रदाय के विचार जो होते हैं या देवी देवताओं से संबंधित विचार होते हैं, यहाँ पर हमारा लॉजिक नहीं चलता है, हम केवल विश्वास रखते हैं। ऐसा नहीं है, मैं भी किसी धर्म से बिलोंग करता हूँ, आप भी किसी ना किसी धर्म को मानते होंगे, किसी ना किसी देवी देवता को मानते होंगे, तो हमारे वहाँ विश्वास है, हमारा वहाँ लॉजिक नहीं है, वहाँ तर्क काम नहीं करता है। तो यहाँ पर बार बार जब ज्ञानोदय की जो यहाँ पर उदय हुआ है तो उन्होंने ये बार बार कहा है कि आपको जो अपने ये वाले विचार हैं इनको साइड में रखना पड़ेगा, तभी आप एक लॉजिकल व्यक्ति बन पाएंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आधुनिक युग के पहले के जो लोग थे वो खास करके पूरी तरह से इन पर निर्भर थे, यानी कि प्रकृति पर, धर्म संप्रदाय पर, देवी देवताओं पर। जैसे एक एग्जांपल मैं यहाँ पर देता हूँ आपको जो चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण आपने सुना होगा, इसके बारे में पता होगा, आपको सुना भी होगा। तो इसके बारे में तमाम जो संस्कृतियाँ हैं, पूरे विश्व भर की संस्कृतियों का अगर आप अध्ययन करेंगे, यूट्यूब वगैरह पर आप वीडियो सर्च करेंगे तो आप ये पाएंगे जो चंद्र ग्रहण है या सूर्य ग्रहण है, इसके बारे में विभिन्न जो संस्कृतियों में विभिन्न बातें बनी हुई हैं। किसी ने कहा है कि दैत्य जो है, आकाश के दैत्य से खा जाते हैं, इस वजह से हमें जो दिन में जो अंधेरा हो जाता है, इस तरह की घटनाएं कही गई। नहीं, तमाम तरह की बातें, तमाम तरह की कहानियां गढ़ ली गई हैं। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ा तो विज्ञान ने उनके बारे में सर्च किया, रिसर्च किया, देखा कि भाई ये क्या कारण है कि दिन में एकदम सूर्य की जो है एकदम प्रकाश आना बंद हो जा रहा है, क्या कारण है। तो पता चला कि भाई ग्रहण लगता है, ग्रहण की वजह से यहाँ पर प्रकाश आना बंद हो जाता है, क्योंकि बीच में कोई एक यहाँ पर ऐसी चीज आ जाती है जिसकी वजह से सूर्य का प्रकाश नीचे तक नहीं आ पाता है। तो ऐसे करके ये मिथ से पर्दा उठ पाया है, यानी एक तर्क हमने जब किया, एक लॉजिक ढूंढा, तो हमारा पर्दा वहां पर उठ पाया, हमें वास्तव में ज्ञान की प्राप्ति हो पाई। जबकि प्राचीन जो समुदाय थे, आधुनिक युग से पहले के जो मानव जगत थे, वो पूरी तरह से इन पर निर्भर हो गए थे, यानी इन्हें पूरा दैवी रूपों में देखते थे कि भाई ये देवी या देवता की मर्जी है, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन वर्तमान जो मानव स्वभाव है, वहां पर लॉजिक को यानी तर्क को बहुत ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपने ज्ञानोदय के विचार को जान लिया है। अगली आपकी हेडिंग है यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति, यानी जिसे हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो फ्रांसीसी क्रांति का हम यहाँ पर देखेंगे। बात करें हम फ्रांसीसी क्रांति की, देखिए फ्रांसीसी क्रांति के बारे में क्लास 9th का जो चैप्टर नंबर 1 है, वहां पर हमने इसकी डिटेल में चर्चा की है। तो आई होप जिन लोगों ने ये यहाँ पर नहीं देखा है वहां पर, तो वो लोग एक बार इसे देख लें, फ्रांसीसी क्रांति को देख लें, समझ लें। यहाँ पर मैं इसका जो है ब्रीफ में परिचय तो दूंगा, लेकिन अगर आपको पूरा जानना है तो आप एक बार क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 आपको चैनल पर मिल जाएगा, उसे जरूर देखें। फ्रांस में ऐसा क्या हुआ कि फ्रांस में क्रांति हुई है, आप सभी को पता होगा। जो फ्रांसीसी समाज था वो समाज एस्टेट में बटा हुआ था, यानी एस्टेट में वहां पर 3 प्रकार से बटा हुआ था। सबसे ऊपरी वर्ग में आप देखेंगे वहां पर पादरी वर्ग था, बीच में कुलीन या सामंती वर्ग था, तीसरे में व्यापारी वर्ग था, और उसी में ही सबसे निचले पायदान पर आपका मजदूर वर्ग था। तो खास करके पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग है, यानी कि जो कुलीन परिवारों से आने वाले व्यक्ति हैं, राजा वगैरह के परिवार से आने वाले व्यक्ति हैं, इनको यहाँ पर अधिकार प्राप्त थे, इनको करों में छूट प्राप्त थी, और बाद बाकी जो जनता जो थी उसे कर बहुत ज्यादा वहन करने पड़ते थे, जिसमें धार्मिक कर भी थे। तो ऐसे करके क्या होता है, एक संघर्ष की स्थिति क्रिएट हो जाती है, और बाद में यहाँ पर जब जनता जो है जागृत हो जाती है, तो बास्तील का किला यहाँ पर एक कह सकते हैं, बास्तील के किले को यहाँ पर लोग घृणा की नजर से देखते थे। उनका मानना यह था बास्तील का किला जो है कहीं ना कहीं जो मानव अधिकार हैं उनके खिलाफ है, तो बास्तील के किले पर हमला कर दिया जाता है, पूरा शस्त्रागार वहां पे लूट लिया जाता है, और ऐसे करके वहां पर यहाँ पर जो राजा होते हैं लुई 16 में, उन्हें हटना पड़ता है बाद में। तो यहाँ पर कह सकते हैं आंशिक रूप से पहली बार प्रयास यहाँ पर किया गया है, यानी आंशिक रूप से पहली बार यहाँ संप्रभुता लाने का, राजनीतिक संप्रभुता के आगमन का यहाँ पर प्रयास किया गया है, लेकिन वो सफल नहीं हुआ है। बाद में हालांकि वो व्यवस्था जो है परिवर्तित हो गई है, चेंज हो गई है, कई साल बाद वहां पर जो है कहीं ना कहीं स्वतंत्रता का विचार आ पाया है, लेकिन पहली बार प्रयास यहाँ पर 1789 में हुआ है। तो यहाँ पर वही बात कही गई है कि फ्रांसीसी क्रांति जो है 1789 ने व्यक्ति राष्ट्र राज्य के स्तर पर राजनीतिक संप्रभुता के आगमन की यहाँ पर घोषणा की है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस क्रांति की यहाँ पर समानता के अधिकार पर बल दिया गया है, और जो जन्मजात प्राप्त होने वाले अधिकार हैं, यानी जन्म से प्राप्त होने वाले विशेषाधिकार वाले अधिकार हैं, इनकी वैधता पर प्रश्न उठाया है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि फ्रांसीसी समाज जो था 3 वर्गों में बटा हुआ था, 3 जिसे हम एस्टेट व्यवस्था कहते हैं। यहाँ पर ऊपरी पायदान पे पादरी वर्ग, पादरी वर्ग का मतलब होता है, पादरी का जानते हैं आप, जैसे हमारे पुजारी का रोल होता है मंदिर में, ठीक ऐसा ही पादरी होता है, चर्च का पादरी होता है, तो वही पादरी है, पादरी वर्ग।
और बीच में कुलीन वर्ग का मतलब क्या है, जो राजघराने से राजशाही या राजा के जो खास अफसर वगैरह हैं उन्हें कुलीन वर्ग में रखा गया। तो उनके ऊपर यहाँ पे सवाल उठाए गए हैं। यहाँ पर वही कि जन्मजात, जन्म के आधार पर क्या हुआ, राजवंश में पैदा होने वाला जन्म के आधार पर जन्मजात हो गया, या फिर कोई कुलीन वर्ग में पैदा हो रहा है, या फिर पादरी वर्ग वगैरह है, तो उनको जो छूट मिल रही है करों में या अन्य जो विशेष लाभ मिल रहे हैं उनकी वैधता पर यहाँ पर खास करके यहाँ पर सवाल उठाए गए हैं। खास करके हम यहाँ पर ये देखेंगे कि इन्होंने व्यक्ति को धार्मिक, जमींदारों की जो जमींदारी संस्थाएं हैं इनके अत्याचारी शासन से मुक्त किया है। यानी कि ये सब कहीं ना कहीं ये फ्रांस की क्रांति से पहले यहाँ अपने वर्चस्व जमाए हुए थे धार्मिक और जमींदारी संस्थाएं, तो इनसे इनके यहाँ के लोगों को मुक्त करवाया गया है। किसान जो अधिकतर सर्फ थे, सर्फ का मतलब क्या है, बंधक मजदूर या कृषिदास थे यहाँ पर, यानी खास करके आप यहाँ पर देखेंगे फ्रांसीसी कल्चर में जो सर्फ बोले जाते हैं ये बंधक मजदूर थे, यानी कृषिदास थे, खेती करने वाले गुलाम जिसे हम कह सकते हैं। तो इनको कुलीन वर्ग के जागीरदारों के चुंगल से आज़ाद करवाया। तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी इस क्रांति के परिणाम स्वरूप। देखिए यहाँ पर इस क्रांति को आप लिखना मत, इसलिए मत लिखना क्योंकि क्लास 9th का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, क्लास 9th के वीडियो मैंने वहाँ पर प्रॉपर वे में नोट्स बनवाए हैं, तो आई होप आप वहाँ से कवर कर लेना। मेरा मानना ये है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी बातें हटा दी गई हैं, केवल यहाँ पर बीच बीच में से कुछ कुछ बिंदुओं को यहाँ पर रखा गया है। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें आप देखेंगे। तो यहाँ एंड में आप देखेंगे ये सब क्रांति हुई है, लोगों का जो संघर्ष है, लोगों की जो अंदर उनके दबा हुआ भाव होता है वो संघर्ष के रूप में बाहर निकल कर आया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक क्रांति हुई है। तो यहाँ पर गणतंत्र के स्वतंत्र नागरिक होने के नाते प्रभुत्व संपन्न व्यक्ति हकों व अधिकारों के धारक बने और उन्हें कानून और राजकीय संस्थाओं के समक्ष समानता का अधिकार भी प्राप्त हुआ। यानी जब यहाँ पर संघर्ष हुआ तो यहाँ पर क्या हुआ कि अब जो नागरिक, पहले जो नागरिक प्रजा हुआ करते थे, राजा की प्रजा हुआ करते थे, अब वो नागरिक बन गए हैं। और नागरिक ऐसे बन गए हैं कि अपना डिसीजन वो खुद ले सकते हैं। यानी किसी राजा, किसी पादरी की उनके ऊपर कोई विचार थोपा नहीं जाएगा, कोई पादरी उनके ऊपर कोई हुकूमत नहीं चलाएगा, पादरी उनके ऊपर कोई हुक्म नहीं देगा, नहीं, अब लोग स्वतंत्र बन गए हैं। तो ऐसे करके कहीं ना कहीं यहाँ पर एक समानता के भाव का उदय हुआ है और राज्य को व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता का सम्मान करना पड़ा। राज्य की कानून किसी भी व्यक्ति के निजी जीवन में दखल नहीं दे सकते थे। क्यों नहीं दे सकते थे? क्योंकि अब यहाँ पर राजशाही को हटा दिया गया है, अब यहाँ पर गणतंत्र की स्थापना की गई है, इसलिए अब जो कानून बनेंगे वो व्यक्ति के निजी जीवन में दखल नहीं कर पाएंगे। इस तरह की बात यहाँ पर निकल कर आई है। तो कहीं ना कहीं स्वतंत्रता वाला विचार यहाँ पर देखा गया। जैसे यहाँ पर बताया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है कि धर्म को पहले जो राज्य का विषय माना जाता था, धर्म जो था राजकीय था, अब धर्म क्या है, धर्म या परिवार जो है ये अब घरेलू या व्यक्तिगत क्षेत्र में माना गया है। यानी कि किसी का व्यक्तिगत मुद्दा है, धर्म राज्य का विषय नहीं है कि राजा ने कह दिया कि आपको इसी धर्म का पालन करना है, इसी धर्म के लिए आपको अपना कर देना है, इसी धर्म के लिए आपको अपना योगदान देना। अब ये मतलब नहीं है, लोग जिस धर्म को मानना चाहेंगे उस धर्म को मानेंगे, जिस धर्म में उनकी आस्था होगी, जिसके प्रति उन्हें अपना श्रद्धाभाव रखते होंगे, उसके लिए दान करना चाहेंगे तो दान दे सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे विषय हैं जिनको यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे शिक्षा जो है, खास करके स्कूली शिक्षा है, विद्यालय शिक्षा, इसे सार्वजनिक क्षेत्र के लायक माना गया। यानी इस क्रांति में यहाँ पर देखने को हमें ये मिलता है कि धर्म को एक निजी विषय माना गया बाद में जब क्रांति हो गई है, और शिक्षा वाला जो मुद्दा था उसको यहाँ पर क्या माना गया, सार्वजनिक क्षेत्र का विषय माना गया है। यानी कि वहाँ पर मौजूद जो सरकार है वो अब इसके ऊपर नियंत्रण करेगी, वो इसको जो है संचालित करवाएगी ताकि सभी को समान शिक्षा यहाँ पर मिल सके। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति की जो हुई है इससे पहले यहाँ पर आधुनिक युग की पहले अगर आप देखेंगे तो जो शिक्षा वाला विचार है, शिक्षा वाला विचार सार्वजनिक विचार नहीं था, ये खास करके घरेलू या व्यक्तिगत विषय था। यानी जो लोग शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो नहीं करें, कोई जोर जबरदस्ती नहीं दी। लेकिन जब फ्रांसीसी क्रांति हुई है तो वहां पर शिक्षा वाला विषय यहाँ पर आप देखेंगे इसे सार्वजनिक क्षेत्र में रख दिया गया है। यानी खास करके आप देखेंगे इसे सरकार हैंडल करेगी, सरकार सभी को यहाँ पर इसे पहुंचाएगी। यानी फ्रांसीसी क्रांति और आधुनिक युग के पहले शिक्षा घरेलू या व्यक्तिगत विषय था, इसमें राज्य की कोई खास भूमिका नहीं थी। तो यहाँ पर अब वही सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। और खास करके वो जो आपके धार्मिक और राजकीय संस्थान हैं ये मिले जुले थे, और परिवार आज से कहीं ज़्यादा सार्वजनिक था। सार्वजनिक का मतलब क्या है, खास करके जो राजशाही वगैरह है या फिर जो वहाँ पर मौजूद पादरी वर्ग वगैरह है उनके नियमों से, उनके विचारों से ये सब कहीं ना कहीं यहाँ पर निगमित होते थे, उनके विचारों से नियंत्रित होते थे। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, परिवार का मामला निजी मामला बना दिया, राज्य का मामला नहीं बनाया गया है। तो फ्रांसीसी क्रांति के विचार आपको पता होंगे, इसका नारा आपको पता होगा। फ्रांसीसी क्रांति का सिद्धांत था स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, और ये आधुनिक राज्य के एक नारे बन गए। यानी कहीं ना कहीं सभी क्रांतियों में, हमारे भारत की क्रांति में भी ये नारा यहाँ पे काफ़ी फेमस रहा है। तो हमें फ्रांसीसी क्रांति से हमें ये सबक सीखने को मिला है, और ये प्रमुख नारे यहाँ पर मिले हैं, स्वतंत्रता का विचार, समानता का विचार और बंधुत्व का विचार, भाईचारे का विचार, ये हमारे फ्रांसीसी क्रांति से ये निकले हुए हैं। अगली हेडिंग आपकी जो है वो है औद्योगिक क्रांति, यानी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो हुआ है, औद्योगिक क्रांति जो हुई है, इसके बारे में जानेंगे।
इसकी भी नींव जो है ब्रिटेन में रखी गई है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ही रखी गई है और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ये अपने चरम पर पहुंच गई है। तो यहाँ पर जो औद्योगिकरण है, औद्योगिकरण के यहाँ पर दो पहलू थे। यानी औद्योगिकरण के अगर आप देखेंगे दो पहलू कौन कौन से थे। पहला पहलू इसका जो था वो था विज्ञान और तकनीक की जो खोज हुई है, इन्होंने खास करके नई मशीनों का आविष्कार किया है, ऊर्जा के नए साधनों का कैसे उपयोग किया जाए, कैसे उन्हें औद्योगिक कामों में उपयोग किया जाए, ये चीज़ बताई है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिलेगी हमें, औद्योगिक क्रांति ने जो है श्रम और बाजार को नए ढंग से बड़े पैमाने पर संगठित कर दिया है और उन्हें संगठित करने के तरीके विकसित कर दिए हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर श्रम की जो प्रकृति एकदम बदल गई है। खास करके आप अभी आगे यहाँ पर देखते जाएंगे कि श्रम की प्रकृति कैसे बदली है। जो श्रम पहले लोग खेतों में करते थे, अब वो फैक्ट्रियों में अपने मालिकों के अधीन कर रहे हैं, फैक्ट्री मालिकों के अधीन श्रम कर रहे हैं। साथ ही साथ जो बाजार था, पहले असंगठित रूप में था, बाजार अब संगठित रूप में हो गया है। बाजार में प्रतिस्पर्धा का माहौल बढ़ गया है, ये चीज़ देखने को हमें मिलेगी। कीमतें यहाँ पर देखेंगे, कीमतों में भी कमी आई है। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर हम पहले ही जान चुके हैं इनके बारे में। जैसे कुछ चीज़ें बताई गई हैं आविष्कारों के बारे में। स्पिनिंग जेनी का मतलब आप जानते होंगे, सूत काटने वाली मशीन थी, इसने भी उत्पादकता को बढ़ा दिया है। जो आपका भाप से चलने वाला इंजन है, इसने भी उत्पादन प्रक्रिया को सुगम बनाया है, क्योंकि तमाम जो फैक्ट्रियां वगैरह थी, उत्पादन की प्रक्रिया में भाप के इंजन का प्रयोग होने लगा था। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो ये प्रक्रियाएं हुई हैं, इन प्रक्रियाओं के फलस्वरूप क्या है, अधिक उत्पादन, अधिक औद्योगिक उत्पादन की नींव पड़ी है। यानी कि औद्योगिक उत्पादन अब बड़ी संख्या में यहाँ पर होने लगा है, बड़े पैमाने पर औद्योगिक वस्तुओं का निर्माण यहाँ पर होने लगा है। इन ये सारी प्रक्रियाओं के फलस्वरूप यहाँ पर बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन की इनकी नींव पड़ गई है। आगे देखेंगे हम यहाँ पर जो उत्पादन की जो प्रक्रिया है, इससे सामाजिक व्यवस्था में भी परिवर्तन आया है। यानी कि उत्पादन व्यवस्था में परिवर्तन होने की वजह से हमें यहाँ देखने को मिलेगा जो सामाजिक परिवर्तन है वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। शहरी इलाकों में खास करके मजदूरों की मांग बढ़ी, क्योंकि जब उत्पादन की मांग थी तो मजदूर बढ़ाने पड़ेंगे, भाई मजदूरी तो उत्पादन कर रहे हैं। तो शहरी इलाकों में जो बसे हुए उद्योग हैं, इनको चलाने के लिए मजदूरों की मांग बढ़ी है। तो खास करके जो विस्थापित लोग थे, विस्थापित कौन लोग थे, यानी जिनकी खेती वहाँ के जमींदारों ने छीन ली थी, या फिर खेती लगान के डर से, राजा के डर से वो लोग अपनी खेती करने को तैयार नहीं थे, या फिर जो साहूकार है उनसे उन्होंने धन वगैरह लिया था, इस चक्कर में अपनी जमीन उसने हड़प ली थी। तो तमाम लोग जो थे बेघर हो गए थे, यानी ग्रामीण क्षेत्रों से भाग भाग कर कहीं रोजगार की तलाश में भटक रहे थे। तो ऐसे में औद्योगिक क्रांति हो जाती है। अब औद्योगिक क्रांति जब हो गई, अब औद्योगिक क्रांति में यहाँ पर मजदूरों की तो भारी डिमांड है, अच्छी खासी डिमांड है। तो ऐसे करके हम यहाँ पर देखेंगे कि जो विस्थापित लोग हैं, इन्होंने पूरा कर दिया है मजदूरों की मांग को, और ये ग्रामीण इलाकों को छोड़कर काम की तलाश में शहर आकर यहाँ पर बस गए थे। तो देखिए, ये पूरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, मैं फिर से आपको एक हिंट दे रहा हूँ। इसे छोटे से रूप में अपने शब्दों में लिख लेना, या फिर ऐसे लिख लेना कि मजदूर कौन बने, जो कि ग्रामीण इलाकों से विस्थापित किसान थे, वो मजदूर बन गए। इस तरह से आप लिख लेना छोटी सी लाइन के रूप में, आप समझ भी जाएंगे। तो देखिए, जरूरी नहीं है कि पूरी पूरी लाइन ही लिखें, आप इसे शॉर्ट कर सकते हैं, शॉर्ट कर लीजिए। तो खास करके आप देखेंगे यहाँ पर कि ऐसे में ये लोग, एक तो रोजगार के साधन उस समय थे नहीं, तो ये लोग कम तनख्वाह पर अपनी जीविका यानी अपना पूरा जान जोखिम में डालने को तैयार थे। यहाँ तक पुरुष स्त्रियां ही नहीं, बल्कि बच्चों को भी यहाँ पर खतरनाक परिस्थितियों में भी काम करना पड़ता था। आपने पढ़ा है पिछले अध्याय में कि बच्चे जैसे ही 5-6 साल के हो पाते थे, उन्हें फैक्ट्रियों में लगा दिया जाता था। तो धीरे धीरे करके जब बाद में तमाम जो लोग क्रांतिकारी विचारक उपजे हैं, तमाम जो यहाँ पर समाज के चिंतक उपजे हैं, तो ऐसे करके यहाँ पर बाल श्रम निषेध वाले कानून लाने पड़े हैं। कुछ देशों ने बाल श्रम को निषेध भी कर दिया पूरी तरह से, और पूरे विश्व भर में बाल श्रम की एक यहाँ पर परिभाषा गढ़ी गई है। तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। यहाँ पर अगर कस्बों की बात करें, यानी औद्योगिक क्रांति के आने से हमारे जो जीवन है उस पर क्या असर पड़ा है वो बताया गया है। औद्योगिक क्रांति आने से हम ये देखते हैं जो कस्बे और छोटे से छोटे शहर हैं, इनमें जनसंख्या निवास के मुख्य स्थान ये बने हैं। यानी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि कस्बे और जो छोटे छोटे जनसंख्या ये थे, छोटे छोटे शहर हैं, ये जनसंख्या निवास के मुख्य स्थान थे। खास करके यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो पहले ग्रामीण स्तर पर ऊंच नीच की विषमताएं होती थी कि फलाना जाति का व्यक्ति है, फलाने धर्म का व्यक्ति है, या फिर वो ऊंचा है, वो ऊंचे पायदान पर, निचले पायदान पर। अब शहरी इलाके में क्या है, एक तो रोजगार की तलाश है, तो बिल्कुल एक शहरी संकुल में दबाव बढ़ता गया है, और ऐसे करके सघन आबादी जो है वो भीड़ भाड़ वाले इलाके में रहने लगी है। यहाँ पर हमें ये वर्ग जो भेदीकरण देखने को मिलेगा कि अमीर जो है, ये अमीर और जो शक्तिशाली लोग हैं, ये शहरों में रहने लगे हैं। वहीं जो मजदूर वर्ग शहरों की ओर भागा था रोजगार की तलाश में, इसके पास पूरे संसाधन तो है नहीं कि कहाँ पर रहेंगे, कहाँ खाएंगे। तो इसने क्या किया है, अपने आप को झुग्गी झोपड़ियों में स्थापित कर लिया है। यानी झुग्गी झोपड़ियाँ या गंदी बस्तियाँ इन्होंने अपनी वहाँ पर बना ली हैं। ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो ऐसे करके आप देखेंगे यहाँ पर लगातार वही चीज़ें कही जा रही हैं। तो गंदी बस्तियों में इन्होंने अपने आप को रहने को ये विवश हो गए थे।
आधुनिक शासन पद्धतियां जो हैं, खास करके आधुनिक शासन पद्धतियां मतलब क्या है कि पहले जो राजशाही हुआ करती थी, अब राजशाही के विपरीत जो आधुनिक शासन पद्धतियां, यानी कि जहां पर जिसमें स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के विचार पनपे हुए थे जिनमें, तो इनमें राजतंत्र को खास करके जो जन कल्याण की योजनाएं हैं या फिर जो बुनियादी आधार वाली योजनाएं हैं, यानी समाज में जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर हमें किसी नागरिक को प्रोवाइड करवाना चाहिए, जैसे खास करके स्वास्थ्य, सफाई व्यवस्था, आपराधिक गतिविधियां या व्यवसायों पर नियंत्रण या सर्वांगीण विकास जैसे सार्वजनिक समूह, इनकी जिम्मेदारियां उठानी पड़ी है। यानी कि खास करके अब जो आधुनिक लोकतंत्र स्थापित हुए हैं या आधुनिक शासन पद्धतियां स्थापित हो रही हैं, उन्हें अब ये जो जिम्मे हैं, यानी बुनियादी सेवाओं वाले जिम्मे हैं, बुनियादी सुविधाओं वाले जिम्मे हैं, ये जिम्मेदारी उठानी पड़ी है। खास करके यहाँ पर हम ये देखेंगे कि औद्योगिकरण जब हुआ है तो औद्योगिकरण में हमें यहाँ पर श्रम के विभाजन पर भी यहाँ पर बल देखने को मिलता है। श्रम विभाजन का मतलब क्या है? विशिष्टीकरण हुआ है, यानी हर क्षेत्र में एक विशेष मांग उठी है। जिसके पास कुछ विशेष कौशल था, विशिष्ट कौशल था, उसको यहाँ पर ज़्यादा महत्ता मिली है। जिसके पास कम कौशल था वो मजदूर का मजदूर ही रह गया है। तो यहाँ पर आप वही देखेंगे कि जो नए ज्ञान के लिए उभरती मांग ने सामाजिक विज्ञान और खास करके समाजशास्त्र जैसी विधाओं के लिए अभ्युदय और विकास की में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो खास करके आप यहाँ पर देखेंगे जो खास करके प्रारंभ से ही यहाँ पर समाजशास्त्री वगैरह थे, ये मुख्य रूप से औद्योगिक समाज के विकास के वैज्ञानिक अन्वेषण से जुड़े हुए हैं। यानी इन्होंने ऐसा नहीं है कि रैंडमली एक सामान्य विचार एक पनपा लिया अपने माइंड में, एक सामान्य विचारधारा अपने माइंड में सेट कर ली औद्योगिकरण के बारे में, नहीं, पूरा वैज्ञानिक सोचों के अकॉर्डिंग इसका अध्ययन किया है। और इस बात को लेकर आप देखेंगे, इसके कई कारणों को लेकर विद्वानों में आपस में विवाद भी रहा है। और खास करके कई जगह यहाँ पर समाजशास्त्र को जो है नए औद्योगिक समाज का विज्ञान भी बताया गया है। यानी कहीं कहीं जगह पर कुछ लोगों ने इसे क्या है कि नए औद्योगिक समाज का विज्ञान क्या संज्ञा भी दी है। तो यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने अनुभव को आधार बनाकर सामाजिक तौर तरीकों पर वैज्ञानिक विचार विमर्श यहाँ पर तभी संभव हुआ है जब यहाँ पर आधुनिक औद्योगिक समाज की शुरुआत हुई है। यानी खास करके आप यहाँ पर देखेंगे ये सब चीज़ें कब पॉसिबल हो पाई हैं। यानी कि यहाँ पर चौथा पॉइंट आप लिख लेना, यानी कि जब अनुभव को आधार बनाया गया है और सामाजिक तौर तरीकों पर वैज्ञानिक विचार विमर्श तभी ये प्रारंभ हुआ है जब आपका आधुनिक औद्योगिक समाज की शुरुआत हुई है, तभी यहाँ पर ये स्टार्ट हुआ है। अब यहाँ पर अगली बात यहाँ पर बताई गई है कार्ल मार्क्स के बारे में, और कार्ल मार्क्स का पूरा जीवन क्या क्या कार्ल मार्क्स ने किया है वो सब बातें यहाँ पर इसमें अगली वाले इसमें टॉपिक में कही गई हैं। कार्ल मार्क्स के बारे में यहाँ से विचार कार्ल मार्क्स के स्टार्ट हो जाते हैं। तो पहले कार्ल मार्क्स का परिचय हम जान लेते हैं, तब हम यहाँ पर आएंगे। कार्ल मार्क्स का जन्म जो था वो जर्मनी के राइनलैंड नामक प्रांत है, यहाँ पर हुआ था 5 मई 1818 को। देखिए मुझे किसी अभ्यर्थी ने कमेंट किया था जो है, उसने कहा कि सर ये जो समाजशास्त्र में जो दिया हुआ है डेट ऑफ बर्थ ये गलत है। देखिए समाजशास्त्र में जो डेट ऑफ बर्थ है अभी NCERT का आंकड़ा है, मुझे नहीं मालूम आप कौन सी किताब से देख रहे हैं। फिलहाल हम तो यही आंकड़ा बिल्कुल सही मान के चलेंगे। अब आप कोई और बुक देख रहे हो, किसी और ऑथर की देख रहे हो जो कि गवर्नमेंट की बुक ना होकर किसी और ऑथर की बुक है, तो मैं उसकी गारंटी नहीं ले सकता हूँ। मैं तो इसे ही सही मानूंगा जो यहाँ पर गवर्नमेंट बुक्स में लिखा हुआ है। तो इनका जन्म जो है 5 मई 1818 को प्रशिया जैसे बोलते हैं, जर्मनी या राइनलैंड प्रदेश इसका। तो यहाँ पर एक उदारवादी वकील के यहाँ ये पैदा हुए थे। इन्होंने 34 से लेकर 36 तक एक बॉन विश्वविद्यालय है यहाँ पर लॉ की पढ़ाई की है। इसके बाद ये बर्लिन विश्वविद्यालय में अध्ययन किया है। 1841 में इन्होंने क्या है जेना विश्वविद्यालय में पहुंचे हैं और वहाँ पर फिलॉसफी में यहाँ पर इन्होंने अपनी डॉक्टरेट की उपाधि पूरी की है। 43 में इन्होंने जेनी बॉन वेस्टफैलन से विवाह कर लिया है और ये पेरिस में शिफ्ट हो गए हैं, यानी पेरिस में मतलब फ्रांस में शिफ्ट हो गए हैं। 1844 में आगे बढ़कर ये पेरिस में एक व्यक्ति हैं फ्रेडरिक एंगल्स, इनसे इनकी मुलाकात हुई है और इनके एक मित्र बन गए हैं। फ्रेडरिक एंगल्स इनके मित्र बन गए हैं और 1847 में आकर इन्होंने एक इंटरनेशनल वर्किंग मैन्स एसोसिएशन ने इनके संगठन ने के लक्ष्य के उद्देश्यों का दस्तावेज तैयार करने के लिए इन्हें आमंत्रित किया है। तो वहां पर कार्ल मार्क्स और एंगल्स दोनों लोग गए हैं और इन्होंने एक मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से यहाँ पर एक अपना मैनिफेस्टो यहाँ पर लिखा भी है। इसके बाद 1847 के बाद इनके जो विचार हैं, इनके विचारों की वजह से आप देखेंगे फ्रांस में उथल पुथल हुई है, तो इन्हें देश छोड़ना पड़ा है। तो 1849 में ये देश निकाला हुए हैं और बाद में इंग्लैंड चले गए। तो मृत्यु पर्यंत इंग्लैंड ही रहे हैं और वहां पर इन्होंने अपनी कुछ किताबें हैं इनका प्रकाशन किया है। फाइनली इनका निधन जो है 1883 में हुआ है, मार्क्स का निधन हुआ है और लंदन हाईगेट सीमेट्री में ये दफनाए गए हैं। तो यानी इन्होंने अपनी अपनी जो किताबें लिखी हैं, जैसे लिखी है द एंटिथ ब्रूमायर ऑफ लुई बोनापार्ट, एक कॉन्ट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी या कैपिटल प्रथम खंड का प्रकाशन किया। तो ये इनकी कुछ फेमस किताबें हैं जो इन्होंने इनके खंड लिखे हैं। तो अब यहाँ पर आपकी जो अगली हेडिंग है कार्ल मार्क्स के बारे में, कि कार्ल मार्क्स कौन थे, क्या थे, कार्ल मार्क्स के विचार कैसे हैं, वो हम यहाँ पर देखेंगे। यानी आपका जो औद्योगिक क्रांति वाला टॉपिक है वो यहाँ पर समाप्त हो गया है। नीचे अब जो है कार्ल मार्क्स आपके स्टार्ट होंगे।
देखिए, कार्ल मार्क्स, इनके बारे में ऊपर आप देख चुके हैं, ये जर्मनी के निवासी थे, लेकिन देश से निकाले जाने के कारण इन्हें क्या अधिकतम अपना समय ब्रिटेन में बिताया है और ब्रिटेन में ही इनकी मृत्यु हुई है। ये मतलब ऐसा ही नहीं है कि केवल ये जर्मनी में रहे हैं या फिर ब्रिटेन में ही रहे हैं, इन्हें आपने ऊपर देखा ऑस्ट्रिया में भी रहे हैं इनके विचार, फ्रांस में भी रहे हैं, लेकिन इन्हें वहां से हर जगह से निकाल दिया गया है। शुरुआत में आपने देखा है कि ये इन्होंने लॉ की पढ़ाई की थी, लेकिन लॉ की पढ़ाई करने के बावजूद भी इन्होंने जो है, इनकी रुचि जो है दार्शनिक ना होते हुए इनकी रुचि भी दर्शन शास्त्र में इनकी रुचि बाद में बन गई है। यानी दार्शनिक नहीं थे शुरुआत में, आप देखेंगे एक लॉ के स्टूडेंट रहे हैं ये, लेकिन बाद में इनकी रुचि जो है दर्शन शास्त्र में हुई है, तो दर्शन शास्त्र में इन्होंने अध्ययन किया है। वहीं से इनके जीवन में परिवर्तन आया है और ये सामाजिक चिंतक और एक विश्लेषक बन गए हैं और इन्होंने अत्याचार, शोषण को खत्म करने, इन सब की, इन बातों की वकालत की है। यानी इनके जीवन का पूरा परिचय यहाँ पे बताया गया है कि भाई इनका जीवन कैसे बाद में बदला है और इन्होंने फिर कैसे वकालत की है। कार्ल मार्क्स का मानना यह था कि इनका विश्वास था कि जो वैज्ञानिक समाजवाद है, इसके द्वारा इस लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। यानी कि इनका मानना यह है जो वैज्ञानिक समाजवाद है, उससे आपका अत्याचार या शोषण को खत्म कर सकते हैं हम, यानी इस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसकी प्राप्ति के लिए इन्होंने क्या किया, मार्क्स ने पूंजीवादी समाज का आलोचनात्मक विश्लेषण स्टार्ट कर दिया है। यानी खास करके इन्होंने ये माना है कि जो समाज में व्याप्त असमानता है, अत्याचार, शोषण है, इसकी समाप्ति किसके जरिए हो सकती है, वैज्ञानिक समाजवाद के जरिए। यानी विज्ञान में लोग भरोसा करें, तर्क में लोग भरोसा करें, तो ऐसे करके ये अत्याचार और शोषण को खत्म कर सकते हैं। तो यहां पर आप ये पहले पॉइंट के रूप में आप ये लिख लेना, इसे अपने हिसाब से लिख लेना। यानी खास करके अत्याचार और शोषण को खत्म करने के लिए इन्होंने वैज्ञानिक समाजवाद को लक्ष्य रूप में देखा है। और वहीं यहां पर इन्होंने जो है आलोचना किसकी की है, आलोचना मार्क्स ने की है पूंजीवादी समाज की, आलोचनात्मक विश्लेषण किया है और उसकी कमियों को उजागर करने का प्रयास भी किया है। इनका मानना यह था कि अगर हम पूंजीवादी जो समाज है, इसकी कमियों को उजागर करेंगे तो ये होगा, एक समय के बाद लोग जो है इसके प्रति सचेत हो जाएंगे और कहीं ना कहीं पूंजीवादी व्यवस्था जो है ये खत्म हो जाएगी, इसका पतन हो जाएगा। मार्क्स का मानना ये था यहाँ पर, यानी कार्ल मार्क्स का मानना ये साफ साफ मानना ये था कि समाज जो है कोई एकदम, यानी आप जो आज जो समाज देख रहे हैं, ये आज जैसा समाज नहीं रहा है, इसका जो निर्माण जो हुआ है वो कई चरणों में हुआ है, कई फेजेस में हुआ है। और जैसे इनके फेजेस बताए गए, जैसे आदिम, साम्यवाद, दास्ता, सामंतवादी व्यवस्था जो रही है, उसके बाद पूंजीवादी व्यवस्था रही है। यानी कि पूंजीवादी व्यवस्था चरम की अवस्था है, वर्तमान अवस्था जो आप देख रहे हैं औद्योगिकरण में, तो इन्होंने इसे चरम की अवस्था माना। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट आप लिख लेना कि मार्क्स का मानना यह था कि समाज जो है विभिन्न चरणों में उन्नत हुआ है। शुरुआत में आदिम साम्यवाद था। आदिम का मतलब क्या है कि पशुचारी जीवन था, केवल कि जो मानव था वो केवल पशुओं की भांति था, यानी कि जो भी उसे वनों से, जंगलों से मिलता था, जानवरों से मिलता था, उसको वो केवल खा लेता था। बाद में आप देखेंगे आदिम साम्यवाद धीरे धीरे यहाँ पर कृषक समाज में परिवर्तित हुआ है। कृषक समाज के बाद यहाँ पर दास्ता स्टार्ट हो गई है। दास्ता में भी हम यहाँ देखेंगे सामंती व्यवस्था निकल कर आई है। सामंत का मतलब क्या है, कुछ ऐसे लोग निकल कर आए हैं जो समाज में स्ट्रांग थे और बाद बाकी लोगों पर उन्होंने अपना राज जमाना स्टार्ट कर दिया है। और बाद में आप देखेंगे पूंजीवादी व्यवस्था आ गई है, यानी कि आप औद्योगिकरण की जो आधुनिक अवस्था देखेंगे तो यहाँ पे पूंजीवादी व्यवस्था जो है एक नवीनतम चरण आप देखेंगे। तो आप यहाँ पर सेकंड पॉइंट आप समझ गए होंगे, लिख भी लिया होगा। पूंजीवादी समाज अगर आप देखें तो पूंजीवादी समाज में अलगाव की स्थिति और शक्ति का स्थानांतरण यहाँ पर कई स्तरों पर आपको देखने को मिलेगा। यानी ये स्तर कौन कौन से हैं, पूंजीवादी स्तर कौन कौन से हैं। यहाँ पर पहली बात यह है कि बताई गई है यहाँ पर, यानी पूंजीवादी समाज में आप देखेंगे कि अलगाव की स्थिति है और शक्ति का स्थानांतरण कई स्तरों पर आपको दिखाई देगा। ये कहाँ कहाँ दिखाई देगा, ये बताया गया। पहला स्तर आपको दिखाई देगा जो आधुनिक पूंजीवादी समाज है, यहाँ पे मनुष्य प्रकृति से अपने आप को काफी अलग थलग पाता है। यानी आधुनिक पूंजीवाद में मनुष्य जो प्रकृति से नहीं जुड़ा हुआ है बल्कि प्रकृति से बिल्कुल अलग यहाँ पर देखा जाता है। और व्यक्ति में अलगाव क्यों आ जाता है, व्यक्ति में अलगाव होने का रीजन ये है कि उसका जीवन जो है वो व्यक्ति स्वयं नियंत्रित नहीं कर रहा है, बल्कि पूंजीवादी व्यवस्था उसका जीवन चला रही है। और कहीं ना कहीं आप पूंजीवादी व्यवस्था ने क्या है, व्यक्ति की स्थिति को सामूहिक से हटाकर व्यक्तिगत बना दिया है। यानी व्यक्ति अब समूह का सदस्य नहीं रहा, जब यानी कि यहाँ पर अब उसे खुद का एक इंडिविजुअल बना दिया है। इंडिविजुअल का मतलब क्या है कि भाई आप केवल अपने बारे में सोचो, आप दुनिया के बारे में मत सोचो, आपको ये सोचो कि हम क्या कमाएंगे और उससे हम कैसे खाएंगे। यानी आप ये मत सोचो कि हम पूरा समूह, हमारा समाज कैसे चलेगा, नहीं। यानी यहाँ पर बार बार समझाने की कोशिश यही की जा रही है, ये पूंजीवादी व्यवस्था है। पूंजीवादी व्यवस्था ने
इसकी वजह से क्या हुआ है, मनुष्य अलगाववाद में पहुंच गया है और यहाँ पर एक स्थिति ये निकल कर आई है कि सामूहिक रूप को यहाँ पर व्यक्तिगत बना दिया गया है। यानी कि यहाँ पर जो भी मनुष्य काम कर रहा है वो मोल भाव यानी कि जो घाटा नफा हम बोलते हैं, घाटा या नुकसान, तो वो सब देख के कर रहा है, यानी लाभ या हानि की स्थिति को देखकर कर रहा है और जो कि बाजार के द्वारा बाजार से परिचालित और व्यवस्थित हो रहे हैं। यानी कि मनुष्य ने अपने आप को बाजार के समूह का रूप के रूप में देख लिया है, यानी कि बाजार के एक सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर खुद को देख रहा है। यानी कि यहाँ पर स्वयं को एक समूह का व्यक्ति नहीं मान रहा है, बल्कि वो ये देख रहा है कि व्यक्तिगत रूप में हमारा क्या लाभ है, क्या हानि है, बाजार कैसे चल रहा है। बाजार में यानी कहने का मतलब क्या है, हमने पहले भी समाजशास्त्र में पढ़ा था, समाजशास्त्र का जब हम परिचय पढ़ रहे थे वहाँ पर, तो आपने ये देखा था कि जर्मनी का जब एकीकरण हो रहा था, और जर्मनी के एकीकरण के दौरान आपने देखा होगा जो जर्मन सरकार थी उसने तमाम जो कल्याणकारी योजनाएं थी बंद कर दी थी। तो बंद करने के बाद क्या हुआ कि वहाँ पर जो विवाह है, विवाह संस्था में एकदम गिरावट आ गई है। लोगों ने शादी करना ही छोड़ दिया, लोगों के पास आर्थिक साधन थे नहीं, रहने खाने की जगह थी नहीं, तो लोगों ने विवाह करना ही बंद कर दिया। उन्होंने मतलब विवाह किया ही नहीं उस सीजन में। तो वहाँ पर यहीं पर आपको यही देखने को मिलेगा कि यहाँ पर क्या है, लोग समूह से ज़्यादा अपने हित को देख रहे हैं, यानी अपने व्यक्तिगत हितों को देख रहे हैं। और व्यक्तिगत हित कहाँ से चल रहे हैं, बाजार से चल रहे हैं, यानी पूंजीवादी व्यवस्था से चल रहे हैं। बाजार उन्हें बता रहा है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। जैसे आपने देखा हुआ दिल्ली वगैरह में लोग अपना परिवार सीमित रखने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है भाई दिल्ली का जो रहन सहन है या खर्चा है काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ हर चीज़ हमें जो है खरीद के ही यहाँ पर उसका यूज करना है, यानी पानी भी जो हम पिएंगे वो भी यहाँ पे मुफ्त में नहीं मिलेगा, मोल मिलेगा। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कामकाजी तीसरा एक यहाँ पर बताया गया, तीसरा कारण और बताया गया कि कामकाजी व्यक्तियों का एक बड़ा समूह जो है स्वयं अपनी मेहनत के फल से वंचित है, क्योंकि मजदूर जो हैं इनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं पर इनका कोई अधिकार नहीं है। यानी हमें यहाँ पर देखने को ये मिलता है कि जो ये पूंजीवादी प्रणाली है, पूंजीवादी प्रणाली में जो कहीं ना कहीं जो मनुष्य या मजदूर वर्ग है ये गुलाम टाइप बन गया है, यानी आधुनिक रूप से गुलाम बन गया है। अब इसका उत्पादन पर कोई अधिकार नहीं है। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यानी इसे उत्पादन कैसे करना है, यानी इसे उत्पादन केवल अपने प्रबंधक की मर्जी के अकॉर्डिंग या कंपनी का जो मालिक जो कह देगा उसके अकॉर्डिंग उत्पादन करना है। और जो वो जिन चीज़ों का उत्पादन कर रहा है उस पर भी उसका कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है, केवल कंपनी वालों का हक है। पहले का जो मानव था, पहले का जो मजदूर था, तो पहले क्या था, पहले प्रशिक्षित दस्तकार था और अपने श्रम का उस पर पूरा नियंत्रण होता था। लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। यानी अगर थोड़ा सा आप समाजशास्त्री दायरे से इसे आप देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देखेंगे कि मानसिक तौर पर आप देखेंगे गुलामी तो है, ये मानसिक तौर पर गुलाम है। यानी कि आप क्या करना चाहोगे फैक्ट्री में आपको नहीं पता है, आपको जो वहाँ काम सौंपा जाएगा आप वो काम करोगे। अब आपको वहाँ पर नहीं, यानी आपकी मर्जी नहीं चल रही है कि आप कितना उत्पादन करना है, आपको ये भी आपकी मर्जी नहीं चल रही है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आप क्या है, दूसरे के कहे में यहाँ पर चल रही है। यहाँ पर एक संघर्ष की स्थिति देख रहे हैं। यानी कार्ल मार्क्स ने मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि कार्ल मार्क्स ने हर चीज़ में संघर्ष देखा है, आपको स्वतंत्र रूप में नहीं दिखा है, एक संघर्ष के रूप में देखा है। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि मजदूरों की दिनचर्या जो है इसका निर्धारण कौन कर रहा है, प्रबंधक कर रहे हैं। वहाँ पर जो मैनेजर है वो इसका निर्धारण कर रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यहाँ पर इन परिणामों के फलस्वरूप आज व्यक्ति स्वयं से अलग हो गया है और अपने जीवन को सक्षम बनाने के लिए वह क्या कर रहा है, संघर्ष करता है। यानी कि मैंने आपसे पहले ही बोला है कि यहाँ पर हर टॉपिक में कार्ल मार्क्स ने संघर्ष की स्थिति देखी है। तो यहाँ पर बताई गई है कि यह हालांकि यह व्यवस्था जो है शोषण या अत्याचार पर आधारित थी, फिर भी मार्क्स का यह मानना था कि पूंजीवाद जो है मानव इतिहास में आवश्यक एक प्रगतिशील चरण रहा है। क्योंकि यहाँ पर इनका मानना ये है, यानी कि इन्होंने ये बात तो मानी है कार्ल मार्क्स ने कि बेशक जो व्यवस्था जो वर्तमान में चल रही है संघर्ष वाली व्यवस्था, यहाँ पे शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, लेकिन इनका मानना ये है कि कहीं ना कहीं जो वर्तमान जो वातावरण तैयार किया जा रहा है और ये भविष्य में समान अधिकारों की वकालत करने के लिए और शोषण और गरीबी को समाप्त करने के लिए ये आवश्यक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब तक दबाव नहीं पड़ेगा, जब तक लोगों के ऊपर लगेगा नहीं कि हाँ वास्तव में स्थितियां खराब हुई हैं, तब तक कोई आंदोलन या कोई बड़ी क्रांति आएगी भी नहीं। अगर हम थोड़ा सा अपने इतिहास में जाएं और इतिहास में हम देखें जैसे जैसे अंग्रेजों ने हमारे यहाँ अपने पांव पसारे हैं तो लोगों ने कैसे विद्रोह किया है। आप 1857 की क्रांति देख लीजिए, यानी सबसे पहली शुरुआत वहां से हुई है। यानी जब उनके अत्याचारों की सीमा जो है अपनी सीमा लांघ गए अत्याचारों की, उसके बाद विरोध करना ही पड़ा। तो वही यहाँ पर बताया गया है, वही कार्ल मार्क्स जो कहना चाह रहे हैं वही यही कहना चाह रहे हैं कि वर्तमान में ऐसा नहीं है, ये शोषण या अत्याचार हो रहा है तो ये यहाँ इसका विरोध नहीं होगा। ये माहौल या वातावरण ये लोग तैयार कर दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे जो वातावरण तैयार हो रहा है ये भविष्य में कहीं ना कहीं समान अधिकारों की वकालत करेगा, शोषण और गरीबी को समाप्त करने की वकालत करेगा। ठीक वैसे ही वकालत करेगा जैसे कि मजदूरों के लिए काम के घंटों की वकालत हुई थी। आपको पता होगा कि मजदूर कितने घंटे काम करेंगे, उनको जो हफ्ते में पहले छुट्टियां नहीं मिलती थी, पहले उन्हें जो है पूरे महीने काम करना पड़ता था और काम के भी घंटे जो है निर्धारित नहीं थे, 14-14, 15-15 घंटे काम करना पड़ता था। जब बाद में मजदूर यूनियन वगैरह बनी है, ट्रेड यूनियन वगैरह बनी है, उन्होंने हड़ताल वगैरह करवाई है, तब जो है सरकार को तमाम नियम या कानून बनाने पड़े हैं और यहाँ काम के घंटे घटाए गए हैं।
साथ ही साथ इन्हें सामाजिक सुरक्षा भी दी गई है, यानी इनका बीमा वगैरह, और भी जो कार्यस्थल पर कोई दुर्घटना हो जाती है उसके लिए मुआवजा वगैरह का प्रावधान भी करवाया गया है। इसके अलावा छुट्टी वगैरह का प्रावधान भी किया गया है। तो ये सब चीज़ वही है, यानी कि जब तक कोई हम पर दबाव नहीं पड़ता हम सोचते नहीं हैं। और यहाँ पर वही चीज़ है, वातावरण एक तैयार हो रहा है और ये वातावरण कहीं ना कहीं शोषण और गरीबी को समाप्त करने के लिए आवश्यक है। यहाँ पर एक शब्द आया है कि पूंजीवादी समाज में परिवर्तन सर्वहारा वर्ग द्वारा लाया जाएगा जो इसके शोषण के शिकार हैं। ये लाइन आप लिख लेना, मैं पॉइंट नंबर भूल गया हूं, चौथा पॉइंट है आपका। पूंजीवादी जो समाज है इसमें परिवर्तन कौन लाएगा? सर्वहारा वर्ग लाएगा जो इसके शोषण का शिकार है। सर्वहारा वर्ग कौन है? अब देखिए, ये सर्वहारा वर्ग के बारे में थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए और थोड़ा सा लिख भी लेना। सर्वहारा वर्ग का मतलब होता है सामाजिक पायदान में सबसे निचला तबका, यानी कि ये वो तबका होता है जो श्रम से अपना जीवन चलाता है, श्रम करके, यानी मजदूर वर्ग है। किसान, जो आपके भूमिहीन किसान है वो भी मजदूर वर्ग हैं, यानी जो खेती बाड़ी मजदूरी करके अपना पेट पाल रहे हैं वो सर्वहारा वर्ग माना गया है। यानी यहाँ पर जो कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी में, कार्ल मार्क्स की शब्दावली में, समाजशास्त्र वाली में सर्वहारा वर्ग ऐसे ही लोगों को बोला गया है। तो इनका मानना यह है कि पूंजीवादी समाज में जो परिवर्तन आएगा वो वास्तव में सर्वहारा वर्ग ही लाएगा। और देखिए, ये हुआ भी है, ऐसा नहीं है, ये फिलॉसफी काम नहीं की भी है। आप जो देख रहे होंगे, जो बच्चों के लिए कारखानों में निषेध कर दिया गया बाल श्रम को, या फिर कार्यस्थल पर महिलाओं को समान, जो है महिलाओं के कहीं ना कहीं जो अधिकार दिए गए कार्यस्थल पर महिलाओं को, तो वो सब अधिकार इसी सर्वहारा वर्ग के संघर्षों का परिणाम है। यानी ऐसे नहीं मिले हैं महिलाओं को जो अधिकार कार्यस्थल पर मिले हैं। जैसे आपने देखा होगा कि उन्हें अब जो मासिक महामारी वाले सीजन में भी, जैसे अपने यहाँ देखा होगा, अपने यहाँ भी ये बात कही गई है तमाम जगह कि अगर उन्हें पीरियड वगैरह जब आते हैं तो उन्हें छुट्टी ले लेनी चाहिए, उन्हें छुट्टी कंपनी को देनी पड़ेगी। इस तरह की बातें अपने यहाँ के नए कानून में लिखी गई हैं कि महिलाओं को ये आपको अधिकार देना पड़ेगा। अगर महिलाओं की तबीयत खराब है, काम करने में असक्षम है, तो आपको ये भी अधिकार देने पड़ेंगे, छुट्टी देनी पड़ेगी आपको। ऐसा नहीं है कि आप काम करवाएं ही करवाएं, उन्हें जो मातृत्व अवकाश भी देना पड़ेगा। यानी महिलाएं जो है गर्भावस्था में होती हैं तो आप उनसे काम नहीं करवा सकते, उन्हें आपको मातृत्व अवकाश भी देना पड़ेगा। तो इस तरह की आप जो देख रहे हैं, जो आप परिवर्तन देख रहे हैं, ये परिवर्तन कोई यकायक नहीं आ गए, इनके पीछे एक लंबी कहानी है। अगर आप थोड़ा इतिहास में जाएंगे तो आप पाएंगे इनके पीछे एक लंबी कहानी है, एक लंबा संघर्ष हुआ है। उन संघर्षों के बाद ये परिवर्तन आपको आज देखने को मिल रहे हैं। तो यहां पर वही है कि ये जो लोग हैं संघर्ष करेंगे और ये इसे जड़ से समाप्त करके स्वतंत्रता, समानता आधारित समाजवादी समाज की स्थापना करेंगे। इनका मतलब क्या है? समाजवादी वाला जो विचार है वो इन्हीं का विचार है। किनका? कार्ल मार्क्स का विचार है। इनका मानना ये है सर्वहारा वर्ग क्या है, इन्हें जड़ से समाप्त कर देंगे और स्वतंत्रता, समानता पर आधारित समाजवादी, सोशलिस्ट, यानी केवल समाज के लिए, किसी एक का यहाँ पे प्रभुत्व नहीं है, सभी के लिए है। समाजवादी विचार का मतलब क्या होता है कि किसी का भी प्रभुत्व नहीं है, यहाँ पर सबका है। समाज में जो मौजूद है सबका समान रूप से प्रभुत्व, वो समाजवादी विचार बोला जाता है। तो ये इसका यहाँ पर इसकी स्थापना करेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, पूंजीवादी व्यवस्था की कार्यप्रणाली को समझने के लिए मार्क्स ने इसके राजनीतिक, सामाजिक, खास करके आर्थिक रूप पर इसका जो है गहन अध्ययन किया है। तो यहाँ पर इनका मानना ये है अर्थव्यवस्था के बारे में, कार्ल मार्क्स ने अपने विचार जो है अर्थव्यवस्था के लिए भी अपने विचार दिए हैं। तो अर्थव्यवस्था के बारे में कार्ल मार्क्स की धारणा ये थी कि यह उत्पादन के तरीकों पर आधारित होती है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि कौन कौन से उत्पादन के तरीके रहे हैं, ये इस बात पर अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, यानी कि ऐतिहासिक काल में भी उत्पादन की विस्तृत प्रणाली रही है। जैसे आदिम साम्यवाद, दास प्रथा, सामंतवाद, पूंजीवाद, ये सब उत्पादन की व्यवस्थाएं यहाँ पर रही हैं। यानी कि अगर हम यहाँ पर एक उत्पादन की व्यवस्था को ले लें तो एक हम यहाँ पर इमारत की तरह ले सकते हैं। जैसे इमारत की एक संरचना होती है, आधार होता है, नींव होती है, उसका पूरा स्ट्रक्चर होता है कि दीवार कहाँ खड़ी की जाएगी, यहाँ पर खिड़कियाँ कहाँ लगाई जाएंगी, ऊपरी तल पर कौन रहेगा, पूरा। तो वही यहाँ पर बताया गया है, अर्थव्यवस्था की भी पूरा एक इमारत है। यानी विशिष्ट तौर पर उत्पादन की व्यवस्था को एक इमारत की तरह यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ एक इमारत में आप देखेंगे कि यहाँ पर एक आधार या नींव होती है जिस पर इमारत खड़ी होती है, और फिर एक ढांचा बनाया जाता है जो इस नींव पर खड़ा किया जाता है। और इस प्रकार यही जहाँ पर जो नींव है या अर्थव्यवस्था का आधार है, ये प्राथमिक तौर पर आर्थिक होता है। यानी कि यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि जो अर्थव्यवस्था वास्तव में आपकी जो है, वो अर्थव्यवस्था आपकी जो है, इसका आधार प्राथमिक तौर पर आर्थिक है और इसमें उत्पादक शक्तियाँ और उत्पादन संबंध शामिल हैं। यानी अर्थ जो आपका समाजशास्त्री दायरे से बताया गया है, जो आपकी अर्थव्यवस्था है ना, अर्थव्यवस्था के बारे में कार्ल मार्क्स ने ये बोला है यहाँ पर कि ये प्राथमिक तौर पर आर्थिक है। यानी अर्थव्यवस्था क्या प्राथमिक तौर पर आर्थिक है। यहाँ पर उत्पादक शक्तियाँ हैं और उत्पादन संबंध, ये दोनों यहाँ पर आपको अर्थव्यवस्था में देखने को मिल जाएंगे। ये समाजशास्त्री परिभाषा है, ये आप लिख लेना यहाँ से, ये यहाँ से आप लिख लेना। अब उत्पादक शक्तियां यहाँ पर कौन कौन सी हैं ये भी हम देखेंगे। उत्पादक शक्तियों से तात्पर्य क्या है? उत्पादन के सभी साधनों से है, जैसे भूमि हुई, मजदूर, तकनीक,
ऊर्जा के विभिन्न साधन हैं, ये सब क्या है, ये उत्पादक शक्तियां हैं। वहीं आपके उत्पादन के संबंध में आप यहाँ पर देखें तो उत्पादन के थर्ड सब पॉइंट आएगा, तो उत्पादन के संबंध के अंतर्गत क्या है, ये सभी आर्थिक संबंध आते हैं जो मजदूर के संगठन के रूप में उत्पादन में भाग लेते हैं, ये उत्पादन संबंध है। यानी ये तो उत्पादन शक्तियां हो गई, और उत्पादन संबंध क्या है कि वे सभी आर्थिक संबंध जो मजदूर संगठन के रूप में उत्पादन में भाग ले रहे हैं, यानी कि उत्पादन को करने में सहयोग करवा रहे हैं, तो उन्हें उत्पादन संबंध बोला गया है। तो ये आप ये पॉइंट लिख लेना, यानी ये पॉइंट आपके 5 में के सब पॉइंट के रूप में लिखे जाएंगे। यहां पर अगर हम बात करें जो आपका पुराना वाला जो आपका आदिम साम्यवाद था, तो आदिम साम्यवाद में उत्पादन के तरीकों के अंतर्गत केवल और केवल प्रकृति, जंगल, भूमि, जानवर ये सब आते थे। यानी कि यहाँ पर और खास करके जो उत्पादन जो होता था वो आदिम समाज अपने जो परंपरागत हथियार हैं, जैसे पत्थर के सरल औजार होते थे, शिकार के हथियार, इनसे यहाँ पे उत्पादन होता था। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो भी काम करते थे, जैसे जानवरों का शिकार करना वगैरह है, तो कोई एक व्यक्ति जानवरों का शिकार नहीं करता था, बल्कि पूरा समूह मिलकर शिकार करता था। तो उत्पादन संबंध यहाँ पर कैसा था, सामूहिक संपत्ति पर आधारित थे। यानी कि अगर आप प्राचीन काल में देखें, आपके आदिम समाज में आप संबंध देखें, तो आदिम साम्यवाद में उत्पादन के जो तरीके थे, तो इनके अंतर्गत कौन कौन, ये अगला पॉइंट आप लिख लेना, ठीक है, कि आदिम साम्यवाद में उत्पादन के तरीकों के अंतर्गत मुख्यतः प्रकृति, जंगल ये सब आते थे, ठीक है। और इसमें कौन कौन से औजार इस्तेमाल हो रहे थे, जैसे यहाँ पे बताया गया है, पत्थर के सरल औजार और शिकार के उत्पादन। और उत्पादन संबंध यहाँ पर कैसे थे, उत्पादन संबंध सामूहिक संपत्ति पर आधारित थे। कैसे थे वो मैंने एग्जाम्पल दे दिया है, क्योंकि शिकार अगर आप किसी जानवर का शिकार करेंगे तो अकेले नहीं कर पाएंगे, समूह में करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वही होता था, यानी यहाँ पर निजी संपत्ति की अवधारणा आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर आप देखेंगे कि शिकार तथा संग्रहण के आदिम तरीके मजदूर संगठन के रूप में थे। यानी शिकार और संग्रहण के जो आदिम तरीके थे वो मजदूर संगठन के रूप में आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये लिखना मत, केवल यहाँ तक आप लिख लेना। आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे, यानी इस प्रकार अर्थव्यवस्था का आधार आप देखेंगे मुख्यतः उत्पादक शक्तियों और उत्पादन से उनके संबंधों पर आधारित होता है। यहाँ पर इसी धरातल पर समाज की सभी संस्थाएं, खास करके सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक, एक दूसरे पर आश्रित हैं। यानी कि जो अर्थव्यवस्था का आधार बना हुआ है, यहाँ पर आपको बाद बाकी संस्थाएं भी देखने को मिल जाएंगी, जिनमें सामाजिक संस्था भी है, सांस्कृतिक भी है और राजनीतिक, और ये सब आपस में बंधे हुए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे धर्म, कला, कानून, साहित्य और विभिन्न प्रकार की विश्वास, सोच जैसी ये सब अधिसंरचना भी है। यानी एक संस्था के अंदर ये तमाम तरह की और भी अधिसंरचनाएं भी बनी हुई हैं यहाँ पर, और इनका निर्माण भी इस नींव पर किया गया है। यानी जो आप देख रहे हैं वर्तमान समाज की नींव, इस समाज की नींव में छोटी छोटी अधिसंरचनाएं भी बनी हुई हैं, जिनमें आपका धर्म आ जाता है, कला आ जाती है, कानून, साहित्य और विभिन्न प्रकार के विश्वास या सोच ये भी आ जाते हैं। मार्क्स का मानना क्या है, मार्क्स का मानना यही था कि व्यक्ति की सोच और विश्वास ने उसी अर्थव्यवस्था से जन्म लिया है जिसका भी हिस्सा है। यानी मार्क्स बार बार ये कह रहे हैं कि मनुष्य की सोच कहीं और से निकल कर नहीं आई है, बल्कि मनुष्य की सोच वहीं से बनी है जहां पर उसका जन्म हुआ है, जिस अर्थव्यवस्था के दायरे में उसका जन्म हुआ है। तो यहां पर आप 7वां पॉइंट नोट कर लेना कि मार्क्स का मानना यही था कि व्यक्ति की सोच और विश्वास ने उसी अर्थव्यवस्था से जन्म लिया है जिसका वे हिस्सा है। यानी कि व्यक्ति अपनी जीवनचर्या में कैसे कमाएगा, ये यहाँ पर बताया गया है, ये इससे निर्धारित होता है उसकी सोच कैसी है। यानी जीवनचर्या कैसे कमाता है व्यक्ति, अपनी जीवनचर्या कैसे कमाता है, तो ये उसकी सोच से निर्धारित होगा कि कैसे कमाएगा व्यक्ति। यानी कि साफ साफ यहाँ पे कहा गया है कि भौतिक जीवन जो है सोच को आकार देता है, परंतु सोच जो है वो भौतिक जीवन को आकार नहीं देती है। यानी समाजशास्त्री दायरे में माना गया है कि जो भौतिक जीवन है, यानी बाहर हमारा मौजूद भौतिक समाज, पूंजीवादी समाज जो है, ये हमारी सोच को आकार दे रहा है कि हमें क्या बनना है, क्या नहीं करना है। आप भी देख रहे होंगे आज के समय में एक रेस बनी हुई है, गवर्नमेंट जॉब चाहिए ही चाहिए। हम ना तो अपने और किसी संबंध पे सोच रहे हैं, केवल जॉब के ऊपर हम लगे जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। क्यों दौड़े जा रहे हैं, हमें भी मालूम है, पैसा होगा तो हम आज जो पूंजीवादी समाज है वहां पे वस्तुओं को खरीद पाएंगे, अपना पेट भर पाएंगे, पैसा नहीं होगा तो नहीं कर पाएंगे। यानी कि समाज की किसी को फिक्र नहीं है, केवल पैसे की फिक्र है। तो यही चीज जहां पर बार बार दोहराई जा रही है कि व्यक्ति की सोच और विश्वास उसी अर्थव्यवस्था से जन्म लेते हैं जहां पर उनका हिस्सा है। यानी जहां पर जिस अर्थव्यवस्था का वो हिस्सा है, उन्हीं से उनकी सोच डेवलप होती है। तो ये चीज आपने यहां पर देख ली है। यहां पर आगे बढ़ते हैं हम। मार्क्स ने आर्थिक संरचनाओं और प्रक्रियाओं पर अधिक बल दिया, क्योंकि इनका विश्वास ये था कि मानव इतिहास में से प्रत्येक सामयिक व्यवस्था की नींव होते हैं। यानी कि जो कार्ल मार्क्स हैं, इन्होंने जो आर्थिक संरचनाएं जो बनी हुई हैं, प्रक्रियाएं बनी हुई हैं, इन पर भी खूब बल दिया है। इनका विश्वास यही है कि मानव समाज में प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था की एक अपनी नींव होती है, और इसमें मानव अच्छा खासा योगदान भी देता है। यानी कि यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था कैसे कार्य करती है, किस प्रकार ये बदलती है, तो ये सब चीज़ें यहाँ बताई गई हैं। तो यहाँ पर इन्होंने एक जवाब दिया है कि अर्थव्यवस्था कैसे कार्य कर रही है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा वर्ग संघर्ष के द्वारा।
यानी कैसे परिवर्तन आएगा अर्थव्यवस्था में, तो इनका मानना ये था वर्ग संघर्ष। तो वर्ग संघर्ष वाली हेडिंग जो है वो कार्ल मार्क्स वाली हेडिंग में ही पड़ेगी, ठीक है। यानी कार्ल मार्क्स का विचार जो है वर्ग संघर्ष, यानी परिवर्तन जो वर्तमान समाज में कैसे आएगा, उस परिवर्तन के लिए उन्होंने जो है वर्ग संघर्ष को चुना है कि वर्ग संघर्ष के जरिए वर्तमान जो व्यवस्था है उसमें परिवर्तन आएगा। देखिए, वर्ग संघर्ष में जो कार्ल मार्क्स हैं, तो कार्ल मार्क्स ने व्यक्ति को यहाँ पर सामाजिक समूहों में विभाजित करने का जो तरीका निकाला है, इन्होंने धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर या फिर राष्ट्रीयता के आधार पर या समान पहचान के बजाय यहाँ पर उत्पादन प्रक्रिया के संदर्भ में इन्होंने यहाँ पर तरीका निकाला है। यानी इन्होंने यहाँ पर जो प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर सामाजिक समूहों को विभाजित किया है कि सामाजिक समूह जो वर्तमान जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसमें कैसे बटे हुए हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे बताया गया है कि सामाजिक उत्पादन प्रक्रिया में जो व्यक्ति एक जैसे पदों पर आसीन होते हैं वे स्वतः ही एक वर्ग का निर्माण कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं फैक्ट्री का। तो आपने देखा होगा फैक्ट्री के जो ऊपर मालिक होते हैं, मालिक से मतलब जिसकी फैक्ट्री है, तो उनका एक अपना एक अलग यूनियन होता है। फैक्ट्री के अंदर जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनमें से भी कुछ कर्मचारी ऊपरी लेवल के होते हैं जो कि ऑफिशियल काम करते हैं, तो उनका भी एक अपना वर्ग बन जाता है। निचले पायदान पर जो सुपरवाइजर वगैरह होते हैं बीच में, उनका भी एक अपना वर्ग बन जाता है। सबसे नीचे मजदूर या जो काम कर रहे होते हैं वर्कर, उनका भी एक अपना वर्ग बन जाता है। तो यहाँ वही उसी रूप में दिखा है इन्होंने। यानी इन्होंने खास करके जो विभाजन किया है या सामाजिक समूहों को समझने के लिए विभाजन किया है, वो खास करके जो उत्पादन है, उत्पादन प्रक्रिया के रूप में किया है, ना कि धर्म, भाषा या राष्ट्रीयता के आधार पर। तो यहाँ पर पहला पॉइंट यहाँ पर ये नोट कर लेना, यानी कि सामाजिक उत्पादन प्रक्रिया में आप देखेंगे जो व्यक्ति एक जैसे पदों पर आसीन होते हैं वे स्वतः ही एक वर्ग निर्मित कर लेते हैं, चाहे वो क्लासरूम का वर्ग हो, शिक्षकों का वर्ग हो, कोई भी यहाँ पर हो, तो वो एक जैसे व्यक्ति जो हैं वो यहाँ पर वर्ग निर्माण कर लेते हैं। हाँ, वर्ग निर्माण में भी यहाँ कुछ चीज़ें हैं जैसे यहाँ पर उत्पादन प्रक्रिया में अपनी स्थिति के अनुसार संपत्ति के संबंधों में या एक जैसे हित या उद्देश्य जुड़े हों, चाहे उनकी पहचान उस समय नहीं हुई हो, लेकिन हाँ एक जैसे हित या उद्देश्य हैं, फिर भी उनका एक वर्ग बन जाता है। जैसे आपने ट्रेड यूनियन वगैरह देखी होंगी, या फिर आपने देखा होगा जो इन्वेस्टर वगैरह जो होते हैं उनका भी एक अपना यूनियन बनी हुई है। तो ऐसे करके आप देखेंगे, यानी सबके अपने अपने वर्ग बने हुए हैं। यहाँ पर जो वर्गों का निर्माण जो खास करके हुआ है, ये कोई एक दिन में नहीं हो गया है। इनका निर्माण भी एक ऐतिहासिक प्रक्रिया के तहत हुआ है, और ऐसे करके ये उत्पादन में सहायक शक्तियों की स्थिति में परिवर्तन लाते हैं, या फिर विद्यमान जो वर्ग हैं वहां पर एक संघर्ष वाला माहौल क्रिएट करते हैं। यानी इनका जो पहली बात ये है, ये वर्ग आप देख रहे हैं, ये वर्ग आजकल में नहीं बन गए हैं, ये वास्तव में उत्पादन में जो सहायक शक्तियों की स्थिति में परिवर्तन लाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है, या फिर जो समाज में प्रचलित वर्ग हैं उनकी स्थिति में चेंज करने में भी इनका एक महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे आपने देखा होगा जो औद्योगिकरण हुआ है, औद्योगिकरण में आपको बार बार समझाया गया है, बताया गया है कि औद्योगिकरण में आपको क्या परिवर्तन देखने को मिला है। सबसे बड़ा परिवर्तन आपको ये देखने को मिला है, जो सामंती वर्ग थे, यानी सामंती वर्ग पहले कौन से वर्ग थे, जिनके पास सबसे ज्यादा जमीन वगैरह होती थी, जिनके पास ज्यादा अधिकार थे, लोगों पर अपना हुकूमत चलाते थे। सामंती वर्ग अब क्या बन गए हैं, यहाँ पर औद्योगिक घरानों में कन्वर्ट हो गए हैं, ये बात कही गई है। जो भूमिहीन किसान थे मजदूर बन गए हैं। तो यहाँ पर वही चीज बताई गई है कि जो इस तरह के जो वर्ग होते हैं वो वास्तव में समाज में प्रचलित संघर्षों को बढ़ावा देते हैं, और ऐसे करके आप देखते हैं कहीं ना कहीं जो वर्ग है समाज में मौजूद, उन वर्गों में भी संघर्ष क्रिएट हो जाता है। उत्पादन के साधन, उत्पादन तकनीक, उत्पादन के सामाजिक संबंधों में परिवर्तन आता है तो विभिन्न वर्गों में संघर्ष बढ़ जाता है। यानी जो उत्पादन के साधन है, उत्पादन की तकनीक है, या उत्पादन के जो सामाजिक संबंध है, इनमें अगर परिवर्तन आएगा तो विभिन्न वर्गों में संघर्ष बढ़ जाता है, और ऐसे करके आप एंड में परिणाम भी यहाँ पर आपको संघर्ष की निकल कर आता है। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, उत्पादन का जो पूंजीवादी साधन है ये सर्वहारा वर्ग का निर्माण करते हैं। पूंजीवादी का मतलब क्या है, सर्वहारा वर्ग का मतलब क्या है, यानी भाई पूंजीवादी वर्ग का मतलब क्या है, एक फैक्ट्री लगा दी आपने, फैक्ट्री में काम करने के लिए आपको वर्कर की जरूरत पड़ेगी, तो आप वही श्रमिकों को लेकर आएंगे, तो ऐसे करके सर्वहारा वर्ग का निर्माण हो गया। और ऐसे करके आप देखेंगे जो नवीन शहरी संपत्ति विहीन वर्ग होता है, इसका निर्माण सामंतवादी कृषक व्यवस्था के विनाश के फलस्वरूप हुआ है। यानी आप जो शहरों में जो नया नया वर्ग देख रहे हैं, संपत्ति विहीन वर्ग है, यानी आपने ये बात तो पढ़ी होगी कि जब लोगों की जो ग्रामीण संपत्तियां जो थी पूरी तरह से जमींदारों के कब्जे में आ गई, या सामंती व्यवस्था के तहत या सूदखोरों ने उन पर कब्जा जमा लिया, तो लोगों के पास कुछ नहीं बचा। तो आजीविका कमाने के लिए उस समय एक साधन बने शहर, तो लोग लगातार शहरों की तरफ भाग पड़े। अब शहरों में करेंगे क्या जाकर, कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे, ये भी पता नहीं था। तो ऐसे करके आप जो शहरों में आप झुग्गी झोपड़ियां देख रहे हैं, तमाम जो संपत्ति विहीन लोग देख रहे हैं,
तो ये कहीं ना कहीं इस सामंती कृषक व्यवस्था के विनाश के फलस्वरूप ये यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर यही सब चीज़ें यहाँ बार बार दोहराई गई हैं इतिहास के रूप में। तो पूरा लिखना नहीं है, केवल यहाँ पर आपने सेकंड पॉइंट जो लिख लिया है वो ये पूरी कहानी समझ लीजिए। वैसे कहानी आप क्लास अगर आपने 9th-10th पढ़ी है क्लास इतिहास वाली, तो आपको ये पूरी तरह से अच्छे समझ में आ जाएगा। और 9th-10th आपने स्किप कर दिया है तो हो सकता है आपके माइंड में कुछ चीज़ें क्लियर ना हो। तो खास करके जो 10th वाली क्लास है आपकी जो है हिस्ट्री वाली, उसमें ये सारी बातें जो है बहुत अच्छे से मैंने वो करवाई हैं, बताई भी हैं। तो आप क्लास 10th वाली जो पूरी वीडियो है प्लेलिस्ट में जाइए हिस्ट्री वाली में और पूरी वीडियो आप वो देख लीजिए एक बार। तो आपके माइंड में कैसे वर्ग संघर्ष बना है, कैसे जो समाज है उसमें वर्कर्स ने योगदान निभाया है, वो सब आपको वहाँ देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें हैं कि आप देखेंगे जो सर्फ वाला था, सर्फ का मतलब क्या, जो भूमिहीन जो दास थे, भूदास थे यानी कृषक दास थे, तो सर्फ या छोटे छोटे कृषकों को भूमि या आजीविका के पूर्ववर्ती स्रोत से बेदखल कर दिया गया था। तो ऐसे बाद में आप देखेंगे वो अपनी आजीविका कमाने के लिए नगरों में जाकर बसने लगे हैं। और कानून एवं पुलिस के दबाव की वजह से क्या हुआ है, यहाँ पर उन्हें अपने नए बने कारखानों में काम करना पड़ा है, यानी खाली बैठ नहीं सकते हैं, कहीं ना कहीं काम करना ही पड़ेगा। तो ऐसे करे देखेंगे हम यहाँ पर एक सामाजिक संरचना में एक संपत्ति विहीन समाज का एक निर्माण हुआ है, संपत्ति विहीन एक वर्ग का निर्माण हुआ है। और उत्पादन प्रक्रिया में साझे रूप से काम करने के कारण मजदूरों ने अपना एक अलग वर्ग बना लिया है, जैसा कि हमने बताया, जिनके साझे उद्देश्य होते हैं। साझे उद्देश्यों को देखकर यहाँ उत्पादन प्रक्रिया में एक जैसे वर्ग निर्मित हो जाते हैं। मार्क्स जो है ये वर्ग संघर्ष के प्रतिपादक हैं, यानी मार्क्स जो है जब भी वर्ग संघर्ष की बात आएगी तो वहां पर मार्क्स इनके प्रतिपादक थे। इनका यही मानना था कि वर्ग संघर्ष जो है वो सामाजिक परिवर्तन लाने वाली मुख्य ताकत भी होते हैं, यानी कि ये संघर्ष को तो देखते हैं, समाज में संघर्ष को शोषण के रूप में देखते हैं, अत्याचार के रूप में देखते हैं, लेकिन ये भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं एक ताकत भी है, ये इसके जरिए कुछ समाज में परिवर्तन आता है, क्रांति आती है, एक रिवॉल्यूशन लाने के लिए भी ये जो संघर्ष जो कहीं ना कहीं उत्तरदायी है, महत्वपूर्ण भी है। इन्होंने एक अपनी जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखी है, जो कि कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने मिलकर लिखे थे विचार इसमें, तो इन्होंने अपनी प्रारंभिक पंक्तियों में इसमें घोषणा की है कि प्रत्येक विद्यमान समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। ये लाइन आप लिख लेना यहाँ पर अपने हिसाब से, मैंने यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो में मार्क्स ने और एंगल्स ने अपने विचार में की प्रारंभिक पंक्तियों में घोषणा की है कि प्रत्येक विद्यमान समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। तो ऐसे मुख्य मुख्य क्वोटेशन है, उन्हें आप लिख लेना। तो यहाँ पर इन्होंने यही बात दोहराई है कि मनुष्य के इतिहास को ढूंढते हुए इन्होंने ये बताया है कि वर्ग संघर्ष की प्रगति विभिन्न ऐतिहासिक कालों में भिन्न थी, यानी कि जो वर्ग संघर्ष है वो एक जैसा नहीं रहा है, विभिन्न कालों में सबकी प्रगति अलग अलग रही है। आदिम, जैसे यहाँ पे बताया गया है कि आदिम से आधुनिक रूप में समाज में इनका जो विकास है कई चरणों में हुआ है, और प्रत्येक काल में आप देखेंगे शोषक शोषित वर्ग एक दूसरे से अलग होते रहे हैं, यानी जरूरी नहीं है कि हर जगह एक जैसी स्थिति रही हो। जैसे आप देखेंगे पिछले काल में औद्योगिकरण से पहले आप देखेंगे जो सामंतवाद थे या जमींदार थे वो शोषक थे, लेकिन जैसे ही औद्योगिकरण हुआ है यहाँ पे पूंजीपति वर्ग शोषक वर्ग बन गया है। समझ रहे हैं आप? पहले क्या था, जो सर्फ थे, यानी सर्फ का मतलब क्या था, जो भूदास थे या कृषक दास थे, वो पहले यहाँ का मजदूरी वाले उस पायदान पर थे। अब यहाँ पर आप देखेंगे पूंजीवादी वर्ग में आप देखेंगे जो मजदूर हैं, औद्योगिक फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर हैं, अब वो उस पायदान पर पहुंच गए हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर यही देखने को हमें मिलेगा। यहाँ पर सब पॉइंट आप लिख लेना कि वर्ग संघर्ष की जो प्रगति है ये विभिन्न ऐतिहासिक कालों में भिन्न भिन्न थी, यानी एक जैसी नहीं रही थी। यानी कि यहां पर आप देखेंगे कि प्रत्येक, यहां पे इसी में आगे लिख लेना कि प्रत्येक काल में शोषक और शोषित वर्ग एक दूसरे से अलग होते हैं, ये आप यहां पर लिख लेना। यानी यहां बताया गया है कि मार्क्स और एंगल्स ने यह भी लिखा है कि आजाद तथा दास, कुलीन तथा सामान्य जन, जमींदार एवं सर्फ, श्रेणी प्रमुख और कारीगर एक शब्द में शोषक और शोषित हैं। यानी कि यहां आजाद है और ये शोषित है, ठीक है, कुलीन ये आजाद है, ये शोषक है। तो ये यहां पर ही बताया गया है, और ये एक दूसरे का विरोध लगातार करते रहे हैं। ऐसा नहीं विरोध नहीं हुआ, विरोध हुआ है, कभी कभी दबे रूप में हुआ है और कभी कभी खुले युद्ध के रूप में भी विरोध हुआ है। पूंजीवादी व्यवस्था में आप देखेंगे जहां पर एक नए वर्ग का उदय हुआ है। देखिए पॉइंट मैं भूल जाऊंगा, पॉइंट नंबर 2nd 3rd, ये चौथा पॉइंट आएगा। पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों पर यहाँ पर आप देखेंगे बुर्जुआ वर्ग का अधिकार। बुर्जुआ वर्ग का मतलब क्या है, जो कि आप पूंजीपति हम बोल सकते हैं। पूंजीपति को यहाँ पर उन्होंने बुर्जुआ नाम दिया है, ये लिख लेना। ये सब समाजशास्त्री शब्द हैं, इनको आप ध्यान रखना इनका, ठीक है। ये शब्द पूरे समाजशास्त्र की आपकी डिक्शनरी में ही मिलेंगे। तो ये बुर्जुआ का मतलब क्या है, जो पूंजीपति वर्ग हैं, जैसे मान लीजिए जो बिजनेसमैन वगैरह हैं वो बुर्जुआ वर्ग बोले जाएंगे। यानी इनका मानना केवल यही होता है कि उत्पादन के साधनों से ज़्यादा लाभ कमाया जाए। पूंजी, फैक्ट्री, मशीन वगैरह ये सब लगाते हैं, तो ये बुर्जुआ वर्ग है। यानी इनका केवल और केवल यही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ का अर्जन किया जाए।
तो ये यहाँ पर आपने चौथा पॉइंट आपने लिख लिया होगा, यानी पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों पर इस बुर्जुआ वर्ग का ही अधिकार होता है। यहाँ पर पूंजीवादी जो सामाजिक व्यवस्था में मजदूरों के पास जीवित रहने के सिवाय श्रम को बेचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, यानी कि यहाँ पर साफ साफ बात वही निकल कर आती है कि मजदूरों की नहीं चल सकती है। यहाँ पर जो फैक्ट्री मालिक कहेगा, जो प्रबंधन कहेगा कि आपको ये काम करना है, वही आपको काम करना पड़ेगा। आप क्या उत्पादन कर रहे हैं उस पर आपका हक भी नहीं है। जो वो प्रोडक्शन करवाने को बोलेंगे वही आप प्रोडक्शन करेंगे, आप अपनी मर्जी वहां पर नहीं चला सकते हैं। ये बात पहले भी हम बोल चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर दो वर्ग सिद्धांत एक दूसरे के विरोधी भी हों तो भी स्वतः संघर्ष में नहीं पड़ते हैं, यानी कि अगर दो वर्ग सिद्धांत हैं और ये लगभग एक दूसरे के विरोधी हैं तो भी यहाँ संघर्ष स्थित नहीं होता है, संघर्ष क्रिएट नहीं होता है। संघर्ष होने के लिए आवश्यक सबसे ज्यादा क्या है कि वे अपने वर्ग हित और पहचान के प्रति जागरूक हों। यानी कहने का मतलब क्या है कि हर वर्ग जो अपनी पहचान के प्रति जागरूक हो तब संघर्ष की स्थिति क्रिएट होती है। यानी कि संघर्ष जो है, संघर्ष ऐसे क्रिएट नहीं होता है कि एक पूंजीपति का वर्ग बना हुआ है या फिर मजदूरों का वर्ग बना हुआ है और संघर्ष हो जाएगा आमने सामने से, नहीं। इसके लिए जरूरी यह है कि आप अपने आप की आइडेंटिटी पहचानें कि हम हैं क्या, वर्तमान हमारी पहचान क्या है, वर्तमान हमारा सामाजिक जो हमारा ढांचा है या सामाजिक पायदान में किस पायदान पे हम खड़े हैं, तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है संघर्ष क्रिएट होता है। ये पॉइंट आप लिख लेना, ये 5वां पॉइंट है आपका कि संघर्ष होने के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने वर्ग हित और पहचान के प्रति जागरूक हों, साथ ही अपने विरोधी के हितों तथा पहचान के प्रति सजग रहें। तो यहाँ पर इन्होंने जो वर्ग चेतना का विचार है, तो वर्ग चेतना के विचार से इन्होंने बताया है कि राजनीतिक गोलबंदी का भी संघर्ष क्रिएट होता है। यानी कि यहाँ पर साफ साफ कहा है कि जब लोगों के अंदर वर्ग चेतना आती है तो यहाँ पर इसके उपरांत राजनीतिक गोलबंदी के तहत वर्ग संघर्ष होते हैं, यानी कि लोग राजनीतिक रूप से सक्रिय हो जाते हैं, राजनीतिक रूप से अपने आप को एकीकृत कर लेते हैं, तो ऐसे करके संघर्ष वहाँ स्टार्ट हो जाते हैं। यानी आप यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार के संघर्ष हुए हैं, इन्होंने प्रभावशाली शासक वर्ग को उनके द्वारा उखाड़ फेंका है। जैसा कि आपने फ्रांसीसी क्रांति में देखा है, जब यहाँ पर निचले तबके के वर्ग वहाँ पर इकट्ठे हो गए थे, मजदूर वर्ग, उन्होंने क्या किया, पूरा बास्टील का किला जो है ध्वस्त कर दिया था। तो यही होता है, यानी कि जब एकदम ये सब जो अधीनस्थ वर्ग एकदम इकट्ठा हो जाता है तो फिर बड़ी से बड़ी ताकत को भी उखाड़ कर फेंक देता है, और यही वास्तव में क्रांति है, यही वास्तव में से ही क्रांति कहते हैं। तो ये चीजें आपने यहाँ देख ली हैं। आगे बढ़ते हैं। यहां पर यह भी है कि जो आर्थिक क्रिया हैं ये स्वतः क्रांति का नेतृत्व नहीं करती हैं, यानी कि बल्कि इनके लिए सामाजिक और राजनीतिक प्रक्रियाएं भी समाज को पूर्णतः परिवर्तित करने के लिए आवश्यक होती हैं। यानी कि जो सामाजिक प्रक्रियाएं हैं या राजनीतिक विचार हैं ये भी जरूरी हैं। आर्थिक प्रक्रियाएं केवल और केवल नहीं कर पाती हैं, आर्थिक प्रक्रियाएं केवल और केवल क्रांति नहीं लाती हैं, नहीं परिवर्तन लाती हैं। यहाँ पर साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक प्रक्रियाएं के साथ साथ जो चल रही हैं वो यहाँ पर अपना रोल पूरा निभाती हैं। केवल आर्थिक प्रक्रियाएं या आर्थिक कारक ही यहाँ पे जिम्मेदार नहीं है, बल्कि सामाजिक कारक और राजनीतिक जो कारक हैं वो भी यहाँ पर उत्तरदायी हैं। तो ये 6वां पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रत्येक काल में शासक वर्गों द्वारा प्रभुत्वशाली विचारधारा को बढ़ावा दिया जाता है। यानी प्रभुत्वशाली विचारधारा का मतलब क्या है कि शासकों ने हमेशा से अपनी विचारधारा के अकॉर्डिंग दुनिया दिखाने की कोशिश की है। यानी प्रभुत्वशाली विचारधारा या दुनिया को देखने का नजरिया शासक वर्ग के प्रभाव या विद्यमान सामाजिक क्रम को न्याय संगत ठहराता है। यानी शासक वर्ग क्या है, वर्तमान समय में जो भी चीजें प्रचलित हैं उनको न्याय संगत ठहराने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल ये दिया गया है, जैसे कोई व्यक्ति गरीब है तो गरीब होना उस व्यक्ति के लिए क्या बता दिया, उसके लिए कि आपने पिछले जन्म में कुछ पाप किया होगा, इस वजह से आप गरीब हैं। ये आप हमारे भारतीय समाज में भी प्रचलित बातें हैं। आपने देखा होगा कोई दुख हो जाए घर में, कोई कैजुअलिटी हो जाए, पिछले जन्मों का पाप होगा, आपने पिछले जन्मों में बुरे कर्म किए होंगे, इस तरह की बातें की जाती हैं। ईश्वरवादी विचार बताए जाते हैं, यानी कि आप वहां पर संसाधनों की कमी नहीं सोची जाती है, वहां पर लोगों को ये नहीं बताया जाता कि लोगों को समान संसाधन नहीं मिले, संसाधनों का उचितपूर्ण बंटवारा नहीं हुआ, ये नहीं बताया जाता है। बल्कि लोगों को ये सोचने के लिए प्रेरित किया जाता है कि वे गरीब इसलिए नहीं है कि उनका शोषण अमीरों द्वारा हुआ है, बल्कि अपने भाग्य के कारण है। भाग्य वाला कॉन्सेप्ट ले आते हैं, ये हकीकत है। भारतीय समाज में भी आपको यही देखने को मिलेगा कि तमाम जगह इस तरह के जो विचार जो पनपा दिए गए हैं कि आप गरीब हैं, गरीब इसलिए नहीं है कि आपका शोषण हुआ है, नहीं, आप भाग्य के हैं, यानी आपने पिछले जन्म में कुछ बुरे कर्म किए होंगे, इस वजह से आपके साथ ये सब हो रहा है। आप कभी भी अध्ययन करना, कभी भी आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ किताब में लिखा हुआ है, अपने आसपास मौजूद जो लोग हैं, अपने आसपास अपने परिवारों में मौजूद जो लोग हैं उनको देखिए, उनको ऑब्जर्व कीजिए, तो आप यही शब्द पाएंगे, यही लाइन आपको सुनने को मिलेगी। तो ये हकीकत है, ये कहीं ना कहीं प्रभावशाली वर्ग का विचार है। प्रभावशाली वर्ग के विचार ने आपको यहाँ पे प्रेरित कर रखा है। प्रभावशाली वर्ग ने इस तरह का जो विचार गढ़ा है वो अपनी अपनी कहीं ना कहीं उस संघर्ष को रोकने के लिए गढ़ा है जो कि उनके खिलाफ होने वाला है। उन्हें लगता है कि अगर हम ये विचार, अगर इस तरह का विचार अगर लोगों के अंदर नहीं पन पाएंगे तो हो सकता है ये लोग कहीं ना कहीं संघर्ष क्रिएट कर दें और हमें अपनी गद्दी छोड़नी पड़ जाए, ये भी हो सकता है यहाँ पर। तो इसलिए इन्होंने इस तरह के विचारों को यहाँ पर जन्म दिया है। आप इस तरह से यहाँ पर देखेंगे,
यहाँ पर जो आपकी बताया गया है, हालांकि जो प्रभुत्वशाली विचारधारा है हमेशा सफल नहीं होती है, कई बार इन्हें विरोधी विचारधाराओं या फिर वैकल्पिक वैश्विक दृष्टियों की चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हमेशा प्रभावशाली विचारधारा विकसित होती है, हमेशा प्रभावशाली विचारधारा लोगों को प्रभावित करती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई बार जो चिंतक हैं, जैसे कार्ल मार्क्स की हुए हैं, बहुत सारे सामाजिक चिंतक होते हैं, सामाजिक सुधारक होते हैं, इनके विचारों का भी इन्हें सामना करना पड़ता है। यानी मार्क्स के अनुसार आर्थिक प्रक्रियाएं ज़्यादातर वर्ग संघर्ष को जन्म देती हैं, हालांकि यह राजनीतिक या सामाजिक स्थितियों पर निर्भर करता है। ऊपर आप लिख चुके हैं 6वें पॉइंट में, अनुकूल परिस्थितियों के अंतर्गत वर्ग संघर्ष क्रांति के रूप में परिणत हो जाता है। यह अंतिम पॉइंट आप लिख लेना कि जैसे ही एक अनुकूल परिस्थितियां बन जाती हैं, सूटेबल परिस्थितियां बन जाती हैं, तो वैसे ही एक संघर्ष क्रांति के रूप में भी आपको देखने को मिल जाता है। जैसे आपने देखा अपने यहाँ भारतीय क्रांति अगर आप देखें तो वहाँ 1857 का एक संघर्ष जो था वो अनुकूल परिस्थितियां बन गई थी, उसके कुछ रीजन बन गए थे, कुछ अनुकूल परिस्थितियां बन गई थी। जैसे मेरठ से शुरुआत हुई और धीरे धीरे करके पूरा अनुकूल, एक पूरा सूटेबल वातावरण बनता चला गया। वहीं से हमारे भारतीयों में चेतना का विकास भी हुआ है, आज़ादी के लिए चेतना का विकास भी पनपने लगा है। तो वही सब चीज़ें बताई गई हैं कि अनुकूल परिस्थितियों के अंतर्गत वर्ग संघर्ष क्रांति के रूप में परिणत हो जाता है। तो परिणत हो गया है ये। तो ऐसे करके आपका यहाँ पर पार्ट 1 हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। पार्ट 1 आज इस चैप्टर का कवर कर लिया है, और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट था तो मैंने यहाँ पर खुद इसकी जो है पॉइंट आपको लिखवा दिए हैं, क्योंकि मुझे पता था इससे जो है अक्सर पूछे जाते हैं प्रश्न, कार्ल मार्क्स की विचारधारा से प्रश्न पूछे जाते हैं। कार्ल मार्क्स के संबंधित जो विचारधारा है उसको आप एक बार खुद से भी पढ़ लीजिए। देखिए, मुझसे बार बार प्रश्न आप में से तमाम लोग पूछते हैं कि सर आपने नोट्स जो बनवाए हैं, आप जो पुस्तक पढ़ा दे रहे हैं, इसके बाद क्या हमें पढ़ना चाहिए? बिल्कुल पढ़ना चाहिए। एक बार तो एटलीस्ट आप एनसीईआरटी अपने मन से पढ़ लिया कीजिए, आपको इसका एक अर्थ तो पता चल जाए। मैं यहाँ पर इसलिए पढ़ा रहा हूँ, मैं यहाँ पर नोट्स इसलिए बनवा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आप की पॉइंट्स ढूंढ नहीं पाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आपको करवा रहा हूँ, आपकी हेल्प कर रहा हूँ। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हो सकता है कि मैं हमेशा ही सही हूँ, कभी कभी ये भी हो जाता है कि मेरे हाथ से भी कुछ पॉइंट जो है मुझे जैसे जल्दबाजी में हुआ छूट जाते हैं। तो आपको कम से कम एक बार तो किताब पढ़नी चाहिए, उसके बाद आप नोट्स तो बना ही लीजिए यहाँ से, लेकिन एक बार अपने आप से किताब जरूर पढ़िए। ये नहीं यानी हर सब्जेक्ट के लिए लागू हो रहा है, किसी एक ही सब्जेक्ट के लिए नहीं, सभी सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट के आपने मेरे द्वारा नोट्स बनवाए हैं उन सभी सब्जेक्ट्स की आप कम से कम मैन चैप्टर जरूर पढ़ा कीजिए, एक बार अपने स्तर पर भी पढ़ा कीजिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।